वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे सौरमंडल के बारे में, जहां हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट है ना वो बच्चों को याद नहीं रहते और वो गिने चुने फैक्ट ही याद रख पाते हैं। तो आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे सौरमंडल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सूर्य के बारे में। दूसरा अपन बात करेंगे अर्थ अपना पृथ्वी के बारे में, और फिर उसका जो उपग्रह है वो जो चंद्रमा है उसके बारे में। बाकी जो टॉपिक है वो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास में इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना, ताकि आपके आगे जो आने वाला एग्जाम है उसमें किसी भी प्रकार की क्या ना रहे, प्रॉब्लम नहीं रहे। सबसे पहले अपन सौरमंडल को स्टार्ट करने से पहले सौरमंडल के परिवार को जानना जरूरी है। वो क्या कहता है, सौरमंडल के परिवार की बात करें तो देखिए, सूर्य सबसे बड़ा इसमें पिंड होता है, मतलब तारा होता है, जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, सभी ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो आपसे पूछे कि सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है, इसकी भी चर्चा अपन अभी करेंगे। पहले इसके परिवार के सदस्य के बारे में जानते हैं। याद कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, इनको सीरियल से याद रखना जरूरी है। आधे से ज़्यादा बच्चों को क्या है, याद तो रहता है मंगल बुध शुक्र, ये याद तो रहते हैं, लेकिन आगे पीछे हो जाते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसको क्या करें, रेगुलर याद रखने की क्या करें, कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले ये याद रखें कि जो अपनी पृथ्वी है ना वो हमेशा कितने नंबर पे अपनी पृथ्वी है वो कितने नंबर पे आती है, 3 नंबर पे आती है, राइट। अर्थ जो है वो 3 नंबर पे आता है सौरमंडल के परिवार में। क्या रखना, सूर्य स्थिर रहता है अपनी जगह पर और बाकी ग्रह उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी को आप कितने नंबर पे मानना, 3 नंबर पे, ठीक है। अब आप ये मान लो कि जो पृथ्वी है और वो सूर्य है, ये मान लो कि 2 व्यक्ति है। मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, इनको एक सिस्टम से आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य मान लीजिए 2 व्यक्ति है और उनको शादी करनी है, राइट। फन है तो आप समझे इसको, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। शादी करना है और शादी करने के लिए क्या चाहिए इनको, वाइफ की जरूरत होती है, राइट। अब आप सोच रहे हो ये वाइफ कहाँ से लाएं। देखिए, इसका मतलब क्या है, वाइफ से आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, ताकि आपको ये ग्रह सारे सीरियल से याद हो जाए। वाइफ में पहला अक्षर क्या होता है, डब्लू। डब्लू का मतलब क्या होता है, वेडनेसडे, और वेडनेसडे का मतलब क्या होता है, बुध, ठीक है। कलर का जो प्रॉब्लम है इन दोनों में, वाइफ ही प्रॉब्लम करती है। कौन कौन, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। लेकिन अपन को तो अपना आंसर निकालना है। तो वाइफ में पहला अक्षर क्या है, बुध। वेडनेसडे हो गया, बुध। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हुआ, बुध हुआ, राइट। चलते हैं आगे। आई से यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं बनती है सौरमंडल को लेकर। फिर अपन आते हैं एफ मतलब फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब क्या हुआ बताओ, शुक्र हुआ, ठीक है, शुक्र। तो जस्ट बुध के बाद में अगला ग्रह कौन सा आ गया, शुक्र आ गया। ये 2 इसके बीच में प्रॉब्लम्स, और उसके बाद में ये 1 नंबर पे हुआ, ये 2 नंबर पे हुआ। तो 30 नंबर पे तो मैंने क्या बताया था, पृथ्वी बताया था। तो पहले शुरू के 3 याद हो गए। वाइफ याद रखोगे, वाइफ से मतलब वेडनेसडे बुध, और एफ से क्या बन गया, शुक्र, और 3 नंबर पे क्या हो गया, पृथ्वी। सीरियल याद रखना बहुत जरूरी है, अगर सीरियल आप चेंज कर दोगे ना तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो देखिए, उसके बाद में कैसे याद रखोगे, मैं तरीका बताता हूँ। 3 तो याद होंगे, बुध शुक्र और पृथ्वी। अब आ जाइए अपने जो अपने वार होते हैं, 2 दिन अपन याद रखते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, ऐसे याद रखते हैं नहीं रखते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है, सोमवार। सोम कोई ग्रह नहीं होता, सबको पता है, छोड़ दीजिए। फिर अगला कौन सा आता है, मंगल। अगला वार कौन सा आता है, मंगल। तो जस्ट पृथ्वी के बाद में कौन सा आएगा, मंगल ग्रह आएगा। तो अगला कौन सा हो गया, मंगल हो गया, राइट। अब मंगलवार के बाद में कौन सा वार आता है, बुधवार। बुध तो पहले आ चुका, तो इसलिए बुध को नहीं लेंगे। और बुधवार के बाद में कौन सा आता है, गुरुवार। गुरुवार को अपन बृहस्पतिवार भी कहते हैं। तो जस्ट मंगल के बाद में कौन सा आएगा, बृहस्पति आएगा, राइट, बृहस्पति। अब बृहस्पति के बाद में कौन सा आता है, गुरुवार के बाद में शुक्रवार। शुक्रवार तो आ चुका, ठीक है, शुक्र ग्रह आ चुका। अब शुक्र के बाद में क्या आता है, शनिवार। तो अगला ग्रह कौन सा हो गया, शनिवार हो गया। तो ये शनि ग्रह हो गया। और शनि तो मैं रिपीट कर रहा हूँ आगे। तो पहले तो क्लियर हो गया, वाइफ से कौन सा हो गया, बुध और शुक्र। फिर अपनी पृथ्वी, फिर अपने सोम मंगल से याद रखो कि मंगलवार बुधवार पहले आ चुका, फिर बृहस्पति और फिर शनि, राइट। अब बात करते हैं इनके बाद ये आपको कैसे याद रखना है। फिर इनके मान लो 2 पुत्र हैं, वो अरुण और वरुण। अब अरुण में पहले क्या आता है, अरुण ए। तो पहले कई बच्चों को अरुण वरुण तो याद रहता है, लेकिन ये याद रहता है पहले कौन सा आएगा। तो ए किस में आता है, पहले अरुण में। तो इसलिए ए पहले अरुण और फिर वरुण, राइट। अब सारे ये खत्म हो जाते हैं, तो सबको आदमी को खत्म होने के बाद में यमलोक में जाना होता है। तो लास्ट वाला कौन सा होता है, यम। कौन सा होता है, यम होता है, ठीक है, यम, जिसको अपन प्लेटो बोलते हैं। ये अभी इसको अपन ऑथोराइज नहीं मानेंगे, इसलिए इसको याद नहीं करना है आपको, राइट। तो आपको 8 ही याद रखना है। कौन कौन सा, बुध
शुक्र, पृथ्वी, मंगल, आपका बृहस्पति और उसके ये शनि, अरुण और वरुण। तो टोटल ग्रह कितने हुए? 8। तो इसके परिवार के सदस्य कितने हुए? 8 हुए। तो आप अच्छे से इसमें दिमाग में याद रखना, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये सीरियस एग्जाम में ये क्या आता है कि आगे पीछे करके 4 देगा और उसको सही क्रम में क्या करना होता है? व्यवस्थित करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से याद हुआ होगा कि बुध सब सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा हुआ? तो कौन सा हुआ? बुध। फिर उसके बाद में अपन अगर पृथ्वी के सबसे नजदीक पूछे तो ध्यान रखना इधर मंगल है, इधर शुक्र है, तो आपको आंसर ऑप्शन में एक शुक्र आएगा, मंगल भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इधर से देना है आंसर। तो पृथ्वी का नजदीक का कौन सा हुआ? शुक्र हुआ, राइट। या फिर पूछे शुक्र और मंगल के बीच में कौन है? पृथ्वी है, राइट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखना बुध शुक्र, ये तो वाइफ से बन गया, ये सोम मंगल बुध से याद हो जाएगा आपको, सोमवार मंगलवार से, और अरुण वरुण, और लास्ट में कौन सा होगा? यम। ये सीरियल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनको अपन अलग अलग पढ़ेंगे, सभी के बारे में अच्छे से क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, राइट। ये तो उम्मीद करता हूं ये सौरमंडल के आपको ये सदस्य अच्छे से याद हो गए होंगे। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर, जो क्या कह रहा है अपने पास, देखिए ब्रह्मांड के बारे में चर्चा करेंगे। और ब्रह्मांड क्या कहना चाहता है, देखिए ये इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। क्या है जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को लेकर, तो ब्रह्मांड की जो अध्ययन किया जाता है, सौरमंडल जिसका सदस्य होता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कॉस्मोलॉजी के तहत किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। इसका मेन जो है वो कहते हैं कि मुखिया जो है वो कौन है? सूर्य। और इसी के चारों ओर क्या होते हैं? बाकी ग्रह क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। जैसे इसके बात करें अपन कुल ग्रहों की संख्या इस परिवार में, तो कितने होते हैं? अभी बताया था मैंने 8 होते हैं, और वो सीरियल से आपको अच्छे से याद रखने हैं, राइट। दूसरा पूछे आपसे कुल उपग्रह, वो कितने हैं? 172 है। कितने हैं? 172। याद रखना ये चेंज होते रहते हैं, इसको आप फिक्स नहीं मान सकते, लेकिन ये फिक्स है। बात करें सौरमंडल के इस परिवार में सबसे ज्यादा उपग्रह कौन रखता है? 99% स्टूडेंट को याद रहता है बृहस्पति रखता है, राइट। बृहस्पति के पास, लेकिन मैंने यहाँ देखो क्या लिखा है? शनि। हाँ, इससे पहले बृहस्पति था, लेकिन आज की तारीख में अगर पूछे तो कौन है? शनि है। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। शनि के ये सबसे ज्यादा है और बृहस्पति के अभी कम है। और बृहस्पति के कितने हैं? 67, राइट। बात करें ऐसे ग्रह बताइए जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, जैसे अपने चंद्रमा है, वैसे ऐसे और भी हैं जिनके कोई भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई उपग्रह नहीं है, तो वो है पृथ्वी के जस्ट नजदीक वाले। पृथ्वी के जस्ट नजदीक मैंने बताया था कौन? बुध और शुक्र। इनके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, राइट। तो आप ध्यान रखना, इनको अच्छे से दिमाग बैठाना, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। बुध और शुक्र जिनके कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। बात करें इस सौरमंडल का जो परिवार है उसमें जी सबसे ज्यादा किसके पास होता है? गुरुत्वीय त्वरण जिसके सबसे पास होता है, तो वो सूर्य का ही सबसे ज्यादा होता है। इसी के कारण सारे ग्रह हैं इस सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, राइट। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में, वो क्या है? देखिए जैसे अपने ये मान लें, ये अपने को क्या मान लेना है? ये मान लीजिए सूर्य है और ये अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी उसके चारों तरफ क्या लगाती है? चक्कर लगाती है, ऐसे चक्कर लगाती है, राइट। ये इसकी गणित हुई। बाकी ग्रह भी ऐसे लगाते हैं। ये अपना मान लेते हैं मून, चंद्रमा, आप केवल समझें इसको। ये इसके चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी के, ये किसके चारों ओर लगाता है? पृथ्वी के। और ये किसके लगाता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, राइट। अब इसमें क्या होता है कि ये गणित समझने की कोशिश करना, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, तो ये जो पथ होता है ना, ये पथ क्या होता है? एकदम स्क्वायर नहीं होता, गोल नहीं होता पूरा का पूरा, थोड़ा इलिप्स टाइप का होता है, या आप उन्हें कह सकते हैं ये दीर्घवृत्ताकार टाइप में होता है, राइट। या तो ये गोल नहीं लगता, थोड़ा अंडाकार आकृति में क्या लगाता है? ये चक्कर लगाता है। अंडाकार आकृति में चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि जो रेडियस है पूरी वो हर जगह समान नहीं रहेगी। तो ध्यान रखना, ये जो विषुवत रेखीय दूरी है और ये ध्रुवीय दूरी है, ये अलग अलग देखने को मिलेगी। तो इसका कारण है कि जब सूर्य के चारों ओर जब बाकी ग्रह लगाएंगे, उनकी चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल अपन पृथ्वी की कर रहे हैं। पृथ्वी जब क्या लगाएगी? चक्कर लगाएगी, तो उनकी जो दूरी है वो बदलती है, एक विषुवत रेखीय, एक ध्रुवीय, तो अब वो अलग अलग दूरी पर देखने को मिलेगा। जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है वो क्या कहलाता है? अपसौर। क्या कहलाता है? अपसौर। और वो न्यूनतम दूरी पर होता है तब क्या कहलाता है? उपसौर। अब याद रखने का ध्यान रखना, आप याद रखोगे अप मतलब ज्यादा, तो अपसौर मतलब ज्यादा वाली दूरी। कितनी दूरी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। अगर इस कम की बात करें तो ये 14.70 करोड़। ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कम और ज्यादा का तो फर्क है, तो इसका मतलब करोड़ों में है ये दूरी। औसतन पूछे तो आपको बताना है सूर्य से अपने से सूर्य कितनी दूर है, तो आपको बताना है लगभग कितना, याद रखना 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर ये अवेलेबल है, राइट। तो ध्यान रखना, ये जो अधिकतम दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? उपसौर, और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर।
उप न्यूनतम कैसे याद रखोगे, जैसे मान लीजिए एक राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, तो उप का होता है छोटा, तो ये छोटा मतलब कम, तो ये तो उप हो गया, राइट, ऐसे याद रखना है। अब इसमें इसको ये कब आता है, 3 जनवरी को, ये कब देखने को मिलता है, ये कब होती है ऐसी स्थिति, 4 जुलाई को, तो ये डेट आपको याद रखना है। कई बच्चों को ये डेट प्रॉब्लम करती है, तो ऐसे थोड़ा सा हिंट याद रख लें कि अपन जनवरी को इतना ही लिखते हैं, पूरी मीनिंग नहीं लिखते हैं, तो इसमें वर्ड कितने हैं, 3, तो ये कितना हो गया 3 जनवरी। और जुलाई को क्या लिखते हैं, पूरे वर्ड कितने हैं इसमें 4, तो इसको आगे क्या लगा दो 4, तो ये जुलाई, तो ये ज़्यादा है 4, तो ये आपको अधिकतम दूरी और ये न्यूनतम दूरी देखने को मिलती है। तो आप दोनों ही आपको डेट अच्छे से याद होनी चाहिए, ये पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो देखिए तो 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई को क्या होता है, आपको अपसौर देखने को मतलब अधिकतम दूरी पर देखने को मिलता है। एक और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, वो भी आप समझिएगा। एक क्या कहता है फिजिक्स कि जब ये चक्कर लगाती है तो एक टाइम पर वो नज़दीक पर होती है और एक अधिकतम दूरी पर होती है। तो वो जब नज़दीक होती है उस समय उसकी परिक्रमण चाल, उसकी जो राउंड करता है ये चाल उसकी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, और जब वो अधिकतम दूरी पर होता है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइट। लेकिन औसतन बराबर रहती है, कम ज़्यादा जरूर होती है, लेकिन उसका जो पूरा चक्कर लगाने का, एक चक्कर राउंड लगाने में जितना समय लगता है 365, वो पूरी तरह से क्या है, फिक्स है। लेकिन जब वो नज़दीक से होकर गुजरती है तब उसकी चाल बढ़ जाती है, और जब दूर होती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को खगोलीय दूरी का दर्जा मिला है, राइट। अब बात करें थोड़ा से इधर की, अपनी इस टॉपिक की इधर वाले पार्ट की, तो जो सूर्य होता है उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है। कैसे, सूर्य का जो सेंटर वाला ताप होता है ना, केंद्र वाला, उसका जो ताप होता है वो 15 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। बात करें उसकी सरफेस की, सतह की, तो वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ये अप्रोक्सीमेट है, ऊपर नीचे होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। बात करें इसमें छोटे छोटे धब्बों की, ये बहुत बार पूछा जाता है कि छोटे छोटे धब्बे क्या होते हैं और उनका ताप क्या होता है। तो छोटे छोटे धब्बे जो है उनका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। ये 3 टेम्परेचर आप अच्छे से याद रखना। अब जाहिर सी बात है ये एक प्रकाश का बंडल है, तो जाहिर सी बात है एक प्रकाश का आवरण रखेगा और उस आवरण को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, राइट। तो ये अभी आपको अच्छे से रखना। दूसरा ये पूछा था कि ये किस प्रकार की गैसें रखता है अपने पास, तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम तरह की गैसें होता है। और इसमें जो एनर्जी जनरेट होती है, जो ऊर्जा अपन को प्राप्त होती है, वो किसके तहत प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन। अगर थोड़ा अंदर पूछे तो प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर के तहत। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर क्या है, ये अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बात करें हाइड्रोजन का कितना रेशियो रहता है, इसमें 71% भाग रहता है, और हीलियम कितना रहता है उसमें 26.5% वाला भाग इसमें देखने को मिलता है। ये अपना इसके सन के बारे में हुआ, राइट। दूसरी बड़ी चीज अगर बात करें तो पृथ्वी से सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, ये बताने वाले कौन से थे, कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सौरमंडल के बारे में, सौर प्रणाली के बारे में सबसे पहले खोज की थी। हाँ ध्यान रखना, इनमें जो ये जो चक्कर लगाते हैं, ये चारों ओर चक्कर लगाती है, इसके बारे में गति के नियम और बताने वाले थे कौन, केपलर। न्यूटन के बेसिस पर नियम जरूर है, लेकिन ये वैज्ञानिक अलग है, और ये वैज्ञानिक का नाम है केपलर। दूसरा क्या है, पृथ्वी परिक्रमा जो होता है वो पथ कैसा होता है, वर्ताकार नहीं होता, अंडाकार आकृति में होता है या दीर्घवृत्ताकार होता है, और इस बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, अपने केपलर थे, राइट। ये एक इसका अच्छे से ध्यान रखना। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या, कि जो सूर्य है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो हेलियोसिस्मोलॉजी के तहत किया जाता है। ये दोनों आप अच्छे से इसमें याद रखना। तो इस प्रकार से आपको ये सौर मंडल वाला जो पार्ट है, ये अच्छे से आपको, ये परिवार जो सूर्य का है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको स्लाइड अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के ऊपर, ताकि वो क्या चीज़ होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये देखिए ग्रहण के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, 2 तरह के ग्रहण देखने को होता है, एक तो होता है सूर्य ग्रहण होता है, और एक कौन सा होता है, चंद्र ग्रहण होता है, राइट। तो दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों बच्चे क्या होता है इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ आने वाले एग्जाम में, ताकि क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो। तो देखिए, सूर्य जो होता है ना, वो हमेशा प्रकाशमान होता है। प्रकाश केवल सूर्य देगा, पृथ्वी और चंद्रमा नहीं देगा। चंद्रमा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश में चमकता है, राइट। इस बात को दिमाग में डाल लेना।
अपन को कभी देखा होगा, अपन जो देखते हैं कि एक दिन अपन चंद्रमा बहुत ज़्यादा दिखाई देता है और एक दिन पूरी तरह से ढक जाता है। तो जिस दिन वो ढक जाता है वो रात कौन सी होती है? अमावस्या की। और जिस दिन पूरा दिखाई देता है वो रात कौन सी होती है? पूर्णिमा की होती है, राइट। तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको दिमाग में बैठाना, ये अपना सूर्य है और ये अपनी पृथ्वी और ये अपना चंद्रमा। ध्यान रखना, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है और इसके चारों ओर कौन लगाती है? ये चंद्रमा लगाता है। अगर ये बीच में आ गया, ठीक है, तो इसका प्रकाश इस पृथ्वी पर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पूरी तरह से नहीं गिरेगा। कौन कौन रोक लेगा उसको? चंद्रमा रोक लेगा। तो इसकी वजह से अपन को सूर्य मतलब पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, पूरा प्रकाश इसके ऊपर पृथ्वी पर गिरेगा नहीं, तो ये चंद्रमा प्रॉब्लम करेगा। और चंद्रमा क्यों चमकता है? आप सोचिए, इस टाइम पर क्या होगा कि देखो ये जो प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश है, ये चंद्रमा की इस सतह पे गिरेगा यहाँ पर, तो ये वाली सतह क्या होगी? काली होगी और अपन को चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश में चमकता है। तो ये जो सूर्य है, इसके सामने वाली सतह पर प्रकाश, इधर अंधेरा, इसलिए ये जो इस टाइम पर अपन को जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देगा और इसी को बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं? अमावस्या। और इस तरह पर ये जो कंडीशन बनती है, ये कंडीशन कहलाती है कौन सी? अमावस्या वाली। और इसी को कहते हैं अपन कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण, क्योंकि इस समय पृथ्वी से अपन को सूर्य पूरी तरह से क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, राइट। अगर ये कंडीशन घूम के इधर आ जाए और ये चक्कर तो इसको लगाना है, और ये जब सूर्य और ये पृथ्वी, राइट, और ये चंद्रमा, अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं गिर पा रहा, सारा का सारा किस पे गिर रहा है? पृथ्वी पे गिर रहा है। तो अब उस पर अंधेरा आ गया, राइट, तो उस पर आ गया, तो इस पर चंद्रमा को प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए इसको कौन सा कहेंगे? चंद्र ग्रहण कहेंगे। ये आप दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। देखिए आगे चलते हैं क्या कहता है ये। तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा बीच में आ जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता है तो उसको वो अमावस्या होती है। और इस वाली कंडीशन को, जब सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी पे गिरता है और थोड़ा सा प्रकाश मतलब जो मतलब हिस्सा होता है वो पूरी तरह से पृथ्वी पे गिरता है और चंद्रमा पर नहीं गिरता है, मतलब अपन को इस समय क्या होता है कि ये जो हिस्सा है चंद्रमा के लिए प्रॉब्लम्स करता है। इसका एक हिस्सा तो अपन को दिखाई देगा, एक हिस्सा पूरी तरह से दिखाई नहीं देगा, तो ये ज्यादातर हिस्से को क्या करेगा? कवर करेगा। तो ये वाला भाग तो क्या होता है? अमावस्या। और ये क्या कहलाती है? पूर्णिमा। दिमाग में ये बैठाना कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन देखने को मिलता है। और चंद्र ग्रहण कब देखने को मिलेगा? पूर्णिमा के दिन देखने को मिलेगा। तो देखिए दूसरी बड़ी क्या है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे गिरता है तो पूरा का पूरा पृथ्वी इसको कवर कर लेती है। ये इसका 27% ही होता है, चंद्रमा काफी छोटा होता है, तो ये 27% होता है। तो इसकी छाया इस पे गिरती है। तो ध्यान रखना, अब छाया भी 3 तरह की होती है। जैसे मान लो, एक तो आप शाम को 6 बजे का अंधेरा देखो, एक रात के 12 बजे का अंधेरा देखो, एक दिन में आप 12 बजे किसी दीवार की छाया देखो, तो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ये वाला जब इसकी छाया इस पे गिरती है तो एकदम डार्क जोन होता है या कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब रात के अंधेरे के जैसे होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। ये बहुत बार पूछा जाता है, अम्ब्रा क्या चीज होता है? तो यहाँ पूर्ण अंधेरा होता है। और एक होता है पेनब्रा। पेनब्रा क्या चीज होती है? यहाँ पर शाम को जैसे 6 बजे वाला अंधेरा होता है जिसमें कुछ कुछ दिखाई देता है, राइट, तो वो वाला पेनब्रा। यहाँ अंधेरा तो जरूर होता है लेकिन यहाँ दिखाई देता है। फिर अगर ये वाला जो इच्छा है, पीछे वाला इच्छा होता है, इसमें हल्का सा क्या होता है कि जैसे दिन के 12 बजे किसी दीवार की छाया होती है लेकिन अपन को सब कुछ दिखाई देता है, वो वाला टाइप का होता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एंटेब्रा। तो आपको ये 3 नाम ध्यान रखना। पूछा था एम्ब्रा, पेनब्रा, एंटेब्रा किससे संबंधित है? तो चंद्र ग्रहण से संबंधित है, राइट है। और ये पूर्णिमा के दिन घटना घटती है। तो आप अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लेना। वर्ष में अधिकतम कितनी बार देखने को मिलता है? ये 3 बार देखने को मिलता है। बात करें इधर सूर्य ग्रहण की, तो जब ये चंद्रमा सूर्य के सामने जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो ये प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं आने देता है। तो ऐसी स्थिति पर क्या होता है कि ये पूरी तरह, तो देखो इतना बड़ा तो है नहीं, छोटा है, 27% है, तो पूरी तरह से कवर नहीं करता, तो थोड़ा बहुत तो कवर कर लेता लेकिन फिर भी इसकी झिल्ली जैसी दिखती है, बाहर रिंग जैसी दिखती है, तो इसको क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग। और ये घटना कब घटती है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान घटना घटती है। ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है वो कितने मिनट तक रहता है? तो ये होता है 7 मिनट और 40 सेकंड का, जिसको मैंने औसतन लिख दिया कितना? 8 मिनट होता है, राइट। इस समय ये जो झिल्ली होती है इसको कोरोना कहते हैं। ये कोरोना वो वाला कोरोना नहीं है जो अभी चल रहा है, ये कोरोना कुछ और है। इस कोरोना का नाम किरीट भी होता है, ठीक है। और ये जो इस टाइम पे जनरेट करता है वो कौन सी तरंगे करता है? एक्स तरंगे करता है। ध्यान है, ये एक्स तरंगे आंखों के लिए बड़ी खतरनाक चीजें होती है, ठीक है। इसको इसीलिए कहा जाता है कि जो अमावस्या के दिन जो ये जो ग्रहण होता है उसको खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो एक्स तरंगे होती है ना, ये आंखों के लिए बड़ी खतरनाक होती है। और एक चीज का ध्यान रखना, इसमें से एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है कि जो
पृथ्वी सूर्य चंद्रमा ये जब एक ही लाइन में आ जाते हैं, जब एक ही लाइन में आ जाते हैं तो उस सीधी लाइन को क्या कहते हैं, तो सीजीकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सीजीकी। ठीक है, ये बड़ा नाम ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं अपन? सीजीकी कहते हैं। अभी जो 2021 चल रहा आने वाला है तो उसके अंदर क्या है कि जो कितने उसमें 2 तो सूर्य ग्रहण देखने को मिलेंगे और 2 चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। तो उसमें ध्यान रखना, अभी जो 21 जून आएगा उस दिन जो सूर्य ग्रहण होगा वो किस आकार का दिखाई देगा? वलयाकार आकृति का दिखाई देगा और ये सुबह के टाइम पर दिखाई देगा 9:15 AM के आसपास। ये करंट का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और ये लगभग 12 बजे अधिकतम पर पहुंचेगा और लगभग 3 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा। तो ये अलग अलग है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, 18 वर्ष और 11 दिन और 8 घंटे। ध्यान रखना, 18 वर्ष 11 दिन और 8 घंटे के समान, मतलब इतने दिन के बाद ग्रहण वापिस दोहराता है, मतलब वैसा का वैसा ग्रहण वापिस आता है। उस ग्रहण को क्या कहा जाता है? तो उस वापिस जो दोहराता है उसको साइरस चक्कर के नाम से जाना जाता है। ये सूर्य ग्रहण के अंदर एक घटना घटती है। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो सिंपल सी बात याद रखना कि सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। दूसरी बड़ी चीज है, सूर्य ग्रहण में क्या होता है? चंद्रमा इन दोनों के बीच में आता है और इसमें क्या होता है? पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और जिससे प्रकाश चंद्रमा पर नहीं गिरता। इस चंद्रमा को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए इसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। राइट, तो उम्मीद करता हूं ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन अर्थ के बारे में, जो कि अगली स्लाइड में है। क्या कहता है अर्थ? देखिए, चलते हैं। देखिए, अर्थ के बारे में जानने से पहले, क्योंकि ज़्यादातर अपन ये अच्छे से जानते भी हैं क्योंकि अपन अर्थ पर रहते हैं, इसलिए अपन को ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। फिर भी आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह होता है जहाँ जीवन संभव है। राइट, यहाँ पर इंसान जीवित रहे, यहाँ पेड़ जो मतलब जो जीव जंतु है वो भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जीवन पूरी तरह से क्या है? संभव है। ऐसा का ऐसा मंगल ग्रह पे भी देखने को मिला है, वो भी अपन मंगल ग्रह पढ़ेंगे तब अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल पृथ्वी है, तो जीवन जो संभव है वो एकमात्र अभी फिलहाल आपको ये कौन सा बताना है? आपको अभी वर्तमान पूछे तो आपको ये आपको कौन सा बताना है? पृथ्वी ही बताना है। ध्यान रखना, यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, तो यहाँ पर वो नीला दिखाई देता है। तो नीला रंग आपसे नीला ग्रह या नीला ग्रह के नाम से जो जाना जाएगा वो कौन सा है? पृथ्वी को जाना जाएगा। और आपसे वो कारण पूछे तो जल की अधिकता होती है। कई बार वो ऑप्शन में ऐसे लिख देता है H2O, CO2, NH3, इस प्रकार से कुछ गैसें देते हैं। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर H2O के कारण होता है, क्योंकि H2O क्या होता है? एक जल ही होता है। बात करते हैं अगले पॉइंट के लिए। अक्ष पर ये 23-23.5 डिग्री झुका हुआ होता है और आधार तल से अगर मापा जाए तो अगर ज्योग्राफिकल तरीके से बताऊं मैं तो वो है 66.5 डिग्री होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना 23.5 डिग्री पर ये झुका हुआ होता है। इसका झुका रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये सन है और ये क्या है? अपना पृथ्वी है। ये इसके चारों तरफ क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। अब दिमाग बैठाना, अगर ये सूर्य है तो इसके चारों तरफ प्रकाश होगा। इस समय ये देखना, इस समय इसका प्रकाश इस पृथ्वी पर गिरेगा, इस हिस्से पे गिरेगा, तो आधे हिस्से पर प्रकाश गिरेगा, आधे पर नहीं गिरेगा। तो ये तो होगा दिन और ये होगा रात। राइट, अब क्या होता है कि ये जो है ना, ये एकदम थोड़ा सा झुका हुआ है ऐसे 23.5 डिग्री पर, ठीक है, थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है। तो ये अब क्या होता है कि ये जो चक्कर लगाता है ना, इसको पूरा राउंड करने आने पे कितना लगता है? इसको 365 दिन लगते हैं। ये होता है परिक्रमण काल। ये क्या होता है? परिक्रमण काल। लेकिन क्या होता है कि ये जो है ना, ये जब चलता है ना तो ऐसे राउंड नहीं लगाता, ये खुद भी घूमता है। इसको बोलते हैं अपने एक्स पर घूमना। ये खुद भी घूमता है ऐसे, ये खुद घूमते इसके चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। अब ये खुद जो घूमता है ना, ये जो खुद घूमता है, इसको कितना टाइम लगता है? इसको लगते हैं 24 घंटे। कितने लगते हैं? 24 घंटे। और इधर से कितना लगता है बताओ? 365। तो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको याद रखना। जो परिक्रमण काल है वो कितना है? 365 पूरा राउंड, और अपनी एक्स पर घूमना कितना है? 24 घंटे। इसका बड़ा फायदा बताता हूं, समझिए। अगर आपसे पूछे यहाँ ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं या मौसम क्यों बदलता है तो उसका कारण पूछे, तो इसका कारण सबसे पहले तो बताना है ये परिक्रमण काल, ये घूमना। दूसरा कारण क्या है? एक्स पर झुका हुआ होना। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। जिस ग्रह पर जो ग्रह लेटे हुए होते हैं या थोड़ा सा झुके हुए होते हैं वहाँ ऋतु परिवर्तन देखने को मिलेगा, जैसे मंगल ग्रह पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये झुका हुआ होता है। तो आपसे पूछे कि ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है, तो एक तो होता है अपनी एक्स पर झुका हुआ होना, दूसरा बताना है परिक्रमण काल। अपनी एक्स पर घूर्णन नहीं होता, जैसे आपसे ऋतु परिवर्तन का ये कारण नहीं बताना है आपको, जैसे ये राउंड कर रहा है ये कारण नहीं बताना है। कौन सा कारण बताना है? परिक्रमण काल को बताना है। राइट, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इनको पता नहीं रहता परिक्रमण
भ्रमण काल क्या होता है और अपनी अक्ष पर घूर्णन क्या होता है। अपनी अक्ष पर घूर्णन तो ये होता है 24 घंटे वाला, ये ऋतु परिवर्तन का कारण नहीं है। मतलब दिन जो 12-12 घंटे का जो दिन रात होता है वो कारण नहीं माना गया है। कारण किसको माना गया, एक तो अपनी परिक्रम काल को और एक अक्ष पर झुका हुआ होना। ये दो कारण आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। चलो आगे चलते हैं। तो दिन रात होने का कारण क्या है, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूर्णन, मैंने बता दिया था कि वो अपनी अक्ष पर घूर्णन करती है तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। ठीक है, तो दो घटनाएं ऐसी होती है क्योंकि वो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो अंडाकार आकृति में चक्कर लगाती है, इसलिए उसमें जो दिन रात है वो हर जगह बराबर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर अलग अलग देखने को मिलेगा। तो 21 मार्च और 23 दिसंबर, आपको 23 सितंबर की जो डेट होती है उस दिन दिन और रात मतलब 12-12 घंटे के होंगे। अदरवाइज बात करें उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन देखा जाएगा तो वो है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन जो अभी गया है वो कितना है, 22 दिसंबर को। ये डेट ये आपको अच्छे से याद रखना। इनका जो रीजन है ये ऐसा कैसा है, इसको अपन एक पूरे क्लास के तहत समझाऊंगा कैसे क्या, कि ये ज्योग्राफिकल मेथड है। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखना यहाँ मतलब लंबा दिन रहता है, इसका मतलब यहाँ प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश वो लंबे समय तक रहता है और इस समय वो प्रकाश क्या होता है, कम समय के लिए रहता है। तो कम से कम ये दोनों डेटे आपको अच्छे से याद रखनी है। दूसरा, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी होती है उसको खगोलीय, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है उसको क्या दर्जा मिला है, खगोलीय दूरी का दर्जा मिला है, राइट। और वो कितनी है आपसे पूछे तो 15 करोड़ किलोमीटर औसतन मानी गई है, राइट। चलो आगे देखते हैं अगले स्लाइड के तौर पर। देखिए बात करें, इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, और इस प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है, चंद्रमा। सबके अपने अपने उपग्रह होते हैं, केवल बुध और शुक्र को छोड़कर। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। एक और चीज ध्यान रखना, ये जो राउंड करता है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सूर्य के अंदर का जो भाग माना गया है वो पूर्व से पश्चिम माना गया है, और जितने भी उपग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। रिपीट कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। केवल दो को छोड़कर, शुक्र और अरुण को, ये चर्चा करेंगे अपन आगे। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व। इसलिए जितने भी उपग्रह होंगे, चाहे वो चंद्रमा हो या अपने जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं कृत्रिम वाले, वो भी किधर घूमेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगे, राइट। तो इसको दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे की बात करें तो आपको याद रखना प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका निकटतम तारा कौन सा होता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो आप रेंज याद रखना। पृथ्वी की परिधि क्या होती है, ये 99% बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं। तो वो क्या है, जैसे ये त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। ये 6400 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा के इसका 2πr एक अप्रोक्सीमेट गोल मान लें तो परिधि तो ये हुई ना, तो 2πr, तो ये परिधि पूछ ली जाती है। और ये परिधि कितनी होती है वो आपको याद रखना है। वो परिधि कितनी होती है, कितनी होती है, आपका त्रिज्या तो होती है 6400 किलोमीटर, तो परिधि जो होती है वो होती है 40,000 किलोमीटर। अगर फिक्स माने तो फिर जितना आपको ऐड कर देना है, लेकिन औसतन याद रखना 40,000 किलोमीटर की इसकी परिधि होती है। ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। बात करें इसके घनत्व की, तो सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं उस ग्रहों में सबसे ज्यादा डेंसिटी रखता है, घनत्व रखता है, तो वो अपना पृथ्वी है। क्योंकि यहां पर 1 मीटर क्यूब में लगभग कितना वजन पाया जाता है, 5520 किलोग्राम का वजन है। घनत्व का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे एक कमरे में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक कमरे में 8 व्यक्ति बैठे हैं, तो किस कमरे का घनत्व ज्यादा है, 8 वाले का। उसी प्रकार से इस पूरे सौरमंडल के परिवार में पृथ्वी पर घनत्व सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। 1 मीटर क्यूब क्षेत्र इसमें आयतन में इतना वजन आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे घनत्व सबसे ज्यादा पूछे तो किसका बताना है, पृथ्वी का। और सबसे कम की करें तो वो शनि का होता है, ठीक है, वो भी अपन आगे देखेंगे। बात करें इसके ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की, मतलब गुरुत्वीय त्वरण की, तो ध्यान रखना पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो ध्रुवों पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ध्रुव बोल दो या सतह बोल दो या अपना समुद्र का तल बोल दो। आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन होती है उस पर लिखा होता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। समुद्र तल मतलब वो पृथ्वी की सतह मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो 9.8 होती है, वो मैक्सिमम में होती है। अगर कई बार कंपटीशन एग्जाम है वो इसको कन्वर्ट करके फीट में पूछ लेता है, तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है, राइट। भूमध्य पर बात करें, भूमध्य वाली लाइन पर बात करें तो भूमध्य पर थोड़ा कम होता है। कितना होता है, 9.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बात करें ध्रुव भूमध्य में कहां ज्यादा होता है, तो ध्रुव पे ज्यादा होता है, भूमध्य पर कम होता है। थोड़ा सा कम होता है, ज्यादा कम नहीं होता। बात करें पृथ्वी के केंद्र पर तो वो कितना होता है, 0। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि पृथ्वी में से छेद कर दिया जाए,
पृथ्वी में को एक अंडाकार आकृति का एक गोला मानकर यानी गोल आकृति मानकर उसमें छेद कर दें, उन छेद में से किसी चीज को गिराए तो क्या वो धरती से आर पार हो जाएगी? तो वो नहीं होगी। क्यों? वो कहाँ जाके अटकेगी? केंद्र पर, क्योंकि केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य है और जहां शून्य हो जाएगा वहां वस्तु बाहर हो जाएगी, वहीं की वहीं अटक जाएगी, इसलिए वो वस्तु आर पार नहीं जाएगी। तो ये केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? शून्य होता है। चलते हैं आगे। क्षुद्र ग्रह का कोई भी, अब बात करें क्षुद्र ग्रह का कोई भी पिंड। अब क्षुद्र ग्रह क्या चीज होता है ये भी आपको ध्यान रखना होता है। क्षुद्र ग्रह जो सौरमंडल में ये देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये अपना सूर्य है, सूर्य में ये जो 4 ग्रह इधर और 4 ग्रह उधर, इसमें छोटे छोटे कुछ ऐसे पिंड है, मतलब ये काफ़ी किलोमीटर में मतलब बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आप इनके सापेक्ष छोटे हैं, तो इनको कोई नाम नहीं दिया गया। जैसे इनको तो नाम दे दिया बुध, पृथ्वी, कुछ ना कुछ ना, इनको नाम नहीं दिया गया। ये जो पिंड है जो कि बहुत ज़्यादा किलोमीटर में लंबे लंबे मोटे मोटे पिंड होते हैं, जो कि कहाँ घूमते हैं? मंगल ग्रह के आगे और इस बृहस्पति के पहले। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो इसके अकॉर्डिंग छोटे हैं, वैसे बहुत बड़े होते हैं, किलोमीटर में होते हैं। तो इनको क्या कहा गया है? इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा गया है। अब ये क्या होता है, कई बार इस गुरुत्वाकर्षण की रेंज को तोड़कर या तो पृथ्वी पे गिरेंगे या फिर किस पे गिरेंगे, इस पे मंगल पे गिरेंगे, बुध पे गिरेंगे। तो बाकी की तो मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ये टूट कर जब पृथ्वी पे गिरता है तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। अगर ये टूट कर इस सूर्य की ओर गिर जाता है तो उसको धूमकेतु बोलते हैं, जो कि हेली के तौर पर गिरा था। इसकी चर्चा मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा अगली स्लाइड में। फिलहाल ध्यान रखना है, अगर यहां का टुकड़ा टूटकर इस पृथ्वी पे गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं, राइट। तो देखिए, तो शुद्ध ग्रह का कोई भी पिंड अगर पृथ्वी पे गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? अपन उल्का पिंड बोलते हैं। अगर वो सूर्य पे गिरता है तो उसको धूमकेतु बोलते हैं, जो कि हेली नाम का था जो गिरा था उस पर। पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह बोले तो पृथ्वी की धारणा मैंने इधर बताया था शुक्र होता है, इधर कौन सा होता है? मंगल। ऑप्शन में आपके पास शुक्र भी आएगा और मंगल भी आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, आपको सही आंसर क्या लगाना है? शुक्र ग्रह को नोटेट करना है। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के नजदीक का ग्रह है। जब ऑप्शन में अगर दोनों दे रखा है तो फिर आप दोनों लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर दोनों ही ऑप्शन में है और फिर आपसे एक ही पूछे तो फिर आंसर क्या बताना है? आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताना है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अर्थ के बारे में भी काफी अच्छी डिटेल समझ में आई होगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप अच्छे से इनको याद करें, एक बार वापिस क्लास को अच्छे से देखने की क्या करें? कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार उसको नोट करवा सकते हैं, ताकि मैं अगली जो क्लास होगी उसमें आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर सकूं। अब चलते हैं अपन इसका जो पार्ट है दूसरा, वो है अपना चंद्रमा। और चंद्रमा के लेकर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आज की क्लास में मैं चंद्रमा आपको ऐसे क्लियर कराऊंगा कि आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार की चंद्रमा को लेकर तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। कैसे? देखिए, चंद्रमा को लेकर बात करें तो चंद्रमा क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ये जो अर्थ होता है, प्रकृति जो अर्थ होता है उसका प्राकृतिक उपग्रह है, इसलिए इसको पृथ्वी का क्या कहा गया है? प्राकृतिक उपग्रह का दर्जा मिला है। फिर बात करें, मैंने रिपीट कर रहा, आपको बार बार बताया था कि जो चंद्रमा होता है, ठीक है, जैसे ये सन है, ये अपनी पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, राइट। अब ध्यान रखना, जो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है सूर्य को, उनको ग्रह, और ग्रह के चारों ओर लगाने वाले को उपग्रह। तो ये तो उपग्रह। अब ध्यान रखना, जब ये जैसे इधर हो गया, क्योंकि एक्स पे झुकी हुई होती है तो प्रकाश चंद्रमा पे गिर जाता है। अब ये क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में यहाँ से यहाँ प्रकाश जाता है चंद्रमा पे और यहाँ से टकराकर इस पर फैलता है, आगे भी जाता है, लेकिन अपन दूसरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं। यहाँ से प्रकाश कहाँ जाएगा? इस पर चंद्रमा पर, और यहाँ से टकराकर पृथ्वी पर आएगा। यहाँ से यहाँ तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1.3 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना? 1.3। सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ तक आएगा, वो तो कितना होगा? 8 मिनट, लगभग 16 सेकंड, 22 सेकंड, 20 सेकंड औसतन बताते हैं। 8 मिनट के आसपास, 8 मिनट और 16 सेकंड बताते हैं, तो 8 मिनट 16 सेकंड। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 1 सेकंड, अगर एग्जैक्ट पूछे तो 1.3 सेकंड का क्या लगता है? समय लगता है। ध्यान रखना, अगर अपन इस पृथ्वी से इस चंद्रमा को देखेंगे तो ये साथ थोड़ी अपन को तो ये साथ दिखेगा, आगे वाला, पीछे वाला तो अपन को दिखेगा नहीं। तो आगे वाला कितना देखेंगे? अब ये पूरा 15 तो देखेंगे नहीं, थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे, तो वो कितना प्रतिशत दिखाई देता है? 57% हिस्सा, लगभग 57 से 59 के बीच में दिखता है। तो औसतन बताया था आपको 57% हिस्सा अपन को दिखाई देता है, क्योंकि ये पीछे वाला हिस्सा तो अपन को दिखाई देगा नहीं, राइट। तो ये चंद्रमा का, रिपीट कर रहा हूं, यहां से यहां तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? 1.3 सेकंड, राइट। और सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और लगभग 22 सेकंड का रहेगा। बात करते हैं अब ये जो पृथ्वी है, इसके चारों तरफ पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी किस में लगाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आपको चंद्रमा की डायरेक्शन पूछे तो पश्चिम से किधर बताना है? पूर्व की ओर बताना है।
क्लियर ये, तो ये अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। और चंद्रमा स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता, वो किसके प्रकाश में चमकता है, सूर्य के प्रकाश में चमकता है। और हाँ, ये इधर आ जाए और ये इधर आ जाए, अब ये इसको, ये सूर्य था, ये पृथ्वी था, ये चंद्रमा है, अब इसका प्रकाश वहां पूरी तरह से नहीं गिर रहा, ठीक है, और इसको अपन कहते हैं कौन सा, चंद्र ग्रहण कहते हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। देखिए होता क्या है, जब चंद्रयान अपन भेजा गया, ठीक है, चंद्रयान 1 को जब भेजा गया, तो चंद्रयान जो 1 भेजा गया था, पहले इसका नाम चंद्रयान ही था, बाद में इसका 1 रखा गया था। तो ठीक है, ये कब भेजा गया था, 22 सितंबर 2007 को भेजा गया था। एक प्रकार का जो अपन, जैसे अपन PSL भी बोलते हैं, जैसे ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इनको लेके जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे अपन होता है बस एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस होता है, कार होता है, उसी प्रकार इनको ले जाने वाले को क्या बोलते हैं, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और यहाँ अपन 22 सितंबर 2007 को यहाँ से इसको लॉन्च किया था। लगभग इसको 5 दिन लगे थे जाने में और 15 दिन लगे थे उसको अपनी कक्षा में स्थिर होने के लिए। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना, चौथा देश बना। क्लियर है चीज़ें। तो चंद्रयान से लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रयान 2 अभी मिसिंग फेल है, उसकी पूरी डिटेल अपने पास नहीं पहुंची है, ठीक है। तो ये आपका 4th कंट्री बना है। बात करें इसके ऊपर, तो चंद्रमा पे जाने वाले की बात करें तो चंद्रमा पे जो सबसे पहले जो गया था वो मानव गया था, वो 16 जुलाई को गया था, 16 जुलाई 1969 को गया था, ठीक है। और लगभग उसको यहाँ से 5 यानी 16 जुलाई को रवाना हुए थे और 20 जुलाई को वहाँ पर 20 जुलाई 1969 को उन्होंने वहाँ कदम रखा था। अब ये पूछा जाता है कि जिस यान की सहायता से गया था उस यान का नाम क्या था, तो अपोलो 11 था। कौन था, अपोलो 11 था। कहते हैं कि चंद्रमा पर जो पहला पैर रखने वाला वैज्ञानिक था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, राइट। लेकिन इसके साथ 2 और बंदे थे, वो बंदों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। वो था एक तो कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाला इसको, और एक था उसको कंडक्टर मतलब चलाने वाला, ठीक है, तो चालक था। तो जो नियंत्रण करने वाला था उसको माइकल कॉलिस, जैसे अपने जैकल कॉलिस साउथ अफ्रीका का था वैसे आप इसको याद कर सकते हैं, माइकल कॉलिस। और दूसरा जो चालक था उसका नाम क्या था, एडविन ऑल्ड्रिन, ठीक है। तो ये इसका चालक था। तो ये भी आपसे डिटेल पूछा जा सकता है। तो आपको बताया ना, पहला मानव जो चंद्रमा पर कदम रखा था वो कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और दूसरा इन दोनों में से आपका नाम भी देना है। बात करते हैं कि चंद्रमा का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है। चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है सेनोलॉजी के अंतर्गत। ये आपको बहुत ज़्यादा बार रिपीट करता है कि सेनोलॉजी क्या होती है। तो एक ऐसी चीज़ जिसमें चंद्रमा के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फिर बात करें इधर के दूसरे वाले पार्ट में, क्या होता है कि जब ये यान की सहायता से कुछ वहाँ की मिट्टी लेके आए, और उस अपन को पता है यूरेनियम 235 जीवाश्म के अध्ययन के लिए काम में लिया जाता है। कार्बन जो 14 होता है वो जीवित मतलब जैविक जो जीवित होते हैं उनकी आयु का पता निकालने के लिए, ये निर्जीव। तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम 235 से निकाला जाता है। तो यूरेनियम की सहायता से जो चंद्रमा से जो चीज़ लाए गए, कुछ वहाँ से जो पदार्थ लाए गए, उनकी जब आयु निकाली गई तो उनकी आयु का पता कितना ही आयु, चंद्रमा की आयु कितनी निकल के आई, 460 करोड़ वर्ष। ध्यान रहे ये कि ये आयु पृथ्वी के समान है। ये आयु किसकी है, पृथ्वी की है। इसलिए क्या कहा कि ये पृथ्वी का ही अंश है। चंद्रमा को क्या बोला गया, पृथ्वी का ही अंश है। इसलिए चंद्रमा को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि पृथ्वी का पुत्र कौन है, चंद्रमा। और रात के समय जो सुनहरी चांदनी होती है उसी के आधार पर इसको रानी का दर्जा भी मिला है। तो पृथ्वी का पुत्र या पृथ्वी की रानी भी इसको कहा जाता है। रिपीट कर रहा हूं, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मिट्टी वो लेकर आए उसकी जो आयु है वो पृथ्वी की आयु के समकक्ष है, इसलिए वो उसके जैसा ही है, इसलिए इसका पुत्र का दर्जा मिला, राइट। बात करें इस वाले पार्ट में, तो एक माह में वैसे पूर्णिमा एक होती है, लेकिन मान लीजिए 2 आ गई तो वो दूसरी पूर्णिमा है, उसको क्या कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। दूसरी पूर्णिमा को क्या होता है, ब्लू मून। अगर एक से ज्यादा ब्लू मून दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं, मून ईयर कहते हैं। अभी इसको मैं चर्चा में आपको चंद्र के बारे में बताऊंगा कि क्या मतलब है, इसका भी डिटेल अपन आगे वाली क्लास में देखेंगे। देखिए चंद्रमा के बारे में अगर बात करें, दूसरी मैंने कहा कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, उसी प्रकार इसकी भी त्रिज्या होती है। तो वो इसकी लगभग ये होती है 1700 किलोमीटर इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। बात करें इसकी व्यास, तो इसका जस्ट डबल होता है, तो 3400 हो गया। तो 3400 याद सकते हो, या फिक्स ये एग्जैक्ट है, आप 3400 याद रख लेना किलोमीटर होता है। अब बात करें ये कैसे चक्कर लगाता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों कैसे चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार केस में लगाती है, उसी प्रकार ये भी कैसे लगाता है, दीर्घवृत्ताकार ही क्या लगाता है, चक्कर लगाता है।
कहा जाता है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा जो उपग्रह होता है वो शनि के पास है और गैनीमेड के नाम से। लेकिन अगर बात करें चंद्रमा की तो ये सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल उपग्रह का दर्जा ले चुका है। बात करें इस पर एक पर्वत है, ठीक है, लिबर्टीज के नाम से बोला जाता है, मैं तो इसको लिबर्टीज याद रखता हूँ, आप इसको लिबर्टीज याद रख सकते हैं। पर्वत है जिसकी जो ऊंचाई है वो 35,000 फुट है, ठीक है, 35,000 फुट है, या अगर अपन मीटर में बोले तो 10,648 है। ध्यान रखना माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 4,448 है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन से देश में पड़ता है, ठीक है, कौन से देश में, अपने भारत में है या चाइना में है या जापान में है या किधर है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कई बच्चे इसमें गड़बड़ करेंगे, सही होगा तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बात करते हैं अब क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अपन चंद्रमा पे जाकर अगर वायुमंडल देखेंगे तो वो अपन को कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, और यहाँ से देखने पर अपन पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीला दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर कैसा होता है, काला। ये सबको याद रख, कारण नहीं पता होता, वो कारण क्या है, धरती पर जो किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं वो वापिस लौट के नहीं आए, उसको प्लाइन वेग कहते हैं, राइट। यहाँ चंद्रमा पर क्या होता है, ये जो प्लाइन वेग होता है, किसी वस्तु वापस लौटकर वहां पर नहीं आए तो ये जो प्लाइन वेग है ना, वहां की गैसों के वेग से भी कम होता है। प्लाइन वेग का मान गैसों के वर्ग माध्यम मूल वेग को, जो गैस चलती है उसके वेगों से भी कम होता है, मतलब गैस ज्यादा स्पीड से दौड़ती है वहां पर। यही कारण है कि यहाँ वहां पर ये क्या नहीं है, वायुमंडल उपस्थित नहीं, क्योंकि वो स्थिर है ही नहीं, वो चलती रहती है, तो वहां वायुमंडल अवेलेबल है ही नहीं है। तो वायुमंडल नहीं होने के कारण वो कैसा रंग का दिखाई देता है, काला रंग का दिखाई देता है। ये कारण आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। बात करें गुरुत्वाकर्षण की बात करें, और यहां से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं कंपटीशन में, एग्जाम में। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होती है लेकिन जीरो नहीं होती है। रिपीट कर रहा हूं, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 नहीं होता है। ज्यादातर बच्चे इसको ये सोचते हैं 0 होता है, 0 नहीं होता है। ये कितना होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का 6वां हिस्सा होता है, यानी 9.8 में अगर आप 6 का डिवाइड करोगे तो 1 समथिंग आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड इसको। अगर इसको परसेंटेज में पूछे तो अप्रोक्स 100 में से कितना हिस्सा, तो 16.5% आप बोल सकते हो कम हो जाता है। और हाँ, 0 नहीं है, गुरुत्वाकर्षण है, यानी ये खींचने की कोशिश करेगा, जिसका अपन को देखने को मिलेगा समुद्र के अंदर, क्योंकि समुद्र में दिन के समय और रात के समय का पानी का जो ऊपर नीचे आता है, ज्वार भाटा बोलते हैं अपन, तो धरती के समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका कारण भी किसको माना गया है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को। क्योंकि ये अगर शून्य होता तो ये घटना नहीं देखने को मिलती, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण होता है इसलिए ये घटना देखने को मिलती है। बात करें इसके मास में चंद्रमा की नहीं कर रहा, जैसे अगर अपन 10 किलो की कोई चीज है धरती पर और उसको चंद्रमा पे लेकर जाएं तो वहां 10 किलो की ही रहेगी। तो जो मास चंद्रमा पे रहेगा यानी वही मास पृथ्वी पर रहेगा। मैं मास की बात कर रहा हूं, नहीं दिमाग मत लगाना इसमें, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। न्यूटन में दे तो वो 6 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन में। लेकिन बात वजन की करें, 10 किलो की चीज हर जगह 10 किलो होगी, दूरों पर, भूमध्य पर, चंद्रमा पर, अदर ग्रह पर, सब जगह। तो मैं बात करूं किसी वस्तु को अगर आप लेके जाओ और उसका मास दे दिया जाए तो वो चंद्रमा पे भी उतना ही रहेगा और किसमें, पृथ्वी पर भी उतना रहेगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है 30 किलो का कोई पत्थर है, वो पृथ्वी पर 30 किलो का पत्थर है, उसको चंद्रमा पे ले जाए तो कितने का रहेगा, तो 30 किलो बोला है तो चंद्रमा पे भी 30 किलो का रहेगा। लेकिन न्यूटन की बात करें, 30 न्यूटन अगर यहाँ पर किसी वस्तु का भार है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, तब 1/6 हो जाएगा, राइट। तो ये दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। आगे चलते हैं, मास की बात करें तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1 यानी 81 हिस्सा होता है, 1/81, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब बहुत कम होता है। लेकिन इसका एरिया देखा जाए, पृथ्वी के सापेक्ष देखा जाए तो कितना होता है, 27% एरिया कवर करता है, यानी पृथ्वी और इसको दोनों में कंपेयर करें तो ये 27% होता है। अगर किसी कारण ये चंद्रमा खत्म हो जाए या नष्ट हो जाए तो वैसे तो पृथ्वी के बराबर ही है, तभी तो इसको पृथ्वी का पुत्र बोला है। लेकिन किसी कारण ये खत्म हो जाए तो चंद्रमा अगर नष्ट हो जाए तो पृथ्वी पर जो दिन बचेंगे वो केवल कितने घंटे के बचेंगे, 6 घंटे के बचेंगे, बाकी समय रात में गुजरेगी। तो ये सबसे बड़ा आपको रीजन ध्यान रखना है, ये हिंट आपको याद रखनी है। इसका कारण भी अपन जियोग्राफिकल प्रोसेस में बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है। जब चंद्रमा पृथ्वी से कम दूरी पर होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी से कम दूरी पर होता है तो उस समय वो सूर्य के मतलब सूर्य का प्रकाश उस पर सबसे ज्यादा गिरता है। मतलब अपन को उस समय क्या होता है कि वो क्या होता है, जो चंद्रमा है वो अधिक आकार, चंद्रमा है वो क्या होता है
आकार में कितना परसेंट दिखाई देता है, उसका आकार सामान्य से कितना परसेंट बढ़ जाता है, 14% बढ़ जाता है। और वो अधिक चमकीला दिखाई देता है वो 30%, मतलब सामान्य से ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है 30%। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश में ही चमकता है। और जब वो पृथ्वी के नज़दीक होता है उस समय वो आकार कितना बढ़ा लेता है, 14%। और कितना अधिक चमकीला दिखाई देना पड़ता है, सामान्य से 30% ज़्यादा दिखाई देना पड़ता है। और इसी को बोलते हैं अपन बड़ा वाला मून, यानी सुपर मून का क्या करते हैं, दर्जा देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की इस क्लास में आपको अच्छे से ये सौरमंडल में अपने सन पढ़ा, पृथ्वी पढ़ा, चंद्रमा पढ़ा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास कैसी रही ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये नोट्स चाहिए तो मैं PDF चैनल पे आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे इनको आप अच्छे से याद करना। इसमें मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। वेलकम बैक स्टूडेंट, मैं राहुल जैन। लास्ट क्लास में अपने चर्चा किए थे सौरमंडल में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में, वो था अपना सन मतलब सूर्य। दूसरा अपने चर्चा किए थे अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर। और उसके बाद में अपने उसके प्राकृतिक उपग्रह अपन चंद्रमा के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, आज अपन चर्चा करेंगे मरकरी, बुध के बारे में, वेनस, शुक्र के बारे में, और फिर अपना मार्स, मंगल ग्रह के बारे में, और एस्टेरॉइड मतलब शुद्ध ग्रह के बारे में। बाकी अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास को अच्छे से समझे, क्योंकि ये अपने जो है वो पहले पढ़ चुके थे ये वाला पार्ट, और इसके बाद में अपने ये ब्रह्मांड के बारे में जाना था। ये चीज़ भी अपने स्टडी पार्ट 1 में कर चुके हैं। उसके बाद में अपने चर्चा किए थे जो ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये भी अपन पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। और अगली क्लास में जो रहेगा वो इसके आगे के टॉपिक रहेंगे। ये भी अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास में था। और चंद्रमा के बारे में भी अपने काफ़ी अच्छे से क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। जो क्लास बच्चे ये नहीं पढ़ पाए वो पहले वो क्लास को अच्छे से समझ ले, ताकि अगली क्लास अच्छे से समझ में आ जाए। आज अपन चर्चा करेंगे मरकरी के बारे में, बुध ग्रह के बारे में। और वो है, देखिए क्या क्या कह रहा है बुध। तो ये जो चीज़ें मैंने पहले वो जो अभी बताया नहीं है, वो पहले क्लास में आपको बता दिया गया है, तो आप उस क्लास को अच्छे से समझ लें। आज अपन चर्चा करें बुध मरकरी के बारे में। तो सौरमंडल में सबसे नज़दीक का ग्रह होता है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है कौन, मरकरी, बुध। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना होगा। कैसे, वो क्या बताता है, इंपॉर्टेंट बातें उनको आपको अच्छे से समझना होगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं होता। बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है और सबसे गर्म कौन सा होता है, तो यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि वो सबसे नज़दीक को ही सबसे गर्म मानते हैं। नहीं, सबसे नज़दीक का सबसे गर्म नहीं होता। शुक्र ग्रह सबसे बड़ा गर्म होता है, सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो वो शुक्र का होता है। क्यों होता है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। अभी शुक्र में बताएंगे। फिलहाल ध्यान रखना, सबसे गर्म नहीं है, लेकिन सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बुध है। बात करें परिक्रमण काल, वो कितना दिन है, 88 दिन। ये सबसे कम होता है क्योंकि सूर्य के नज़दीक है। परिक्रमण काल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सन है और ये अपना बुध है मरकरी, ठीक है, ये इसके जब चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, ये चारों ओर चक्कर लगाता है तो सबसे नज़दीक है, तो इसको सबसे कम समय लगेगा। तो इसको कितना दिन समय लगता है, 88। और सबसे ज़्यादा पूछे तो वो लगता है वरुण को, क्योंकि वो लास्ट में रहता है, तो उसको सबसे ज़्यादा लगता है, और ये सबसे कम। तो सबसे सौरमंडल में सबसे कम समय लेने वाला परिक्रमण काल में वो कौन सा है, बुध ही है। और उसका जो है वो कितना दिन लेता है, 88 दिन लेता है। राइट, आगे चलते हैं। कोई भी इसका स्वयं का उपग्रह नहीं है। जिस प्रकार से पृथ्वी का अपना खुद का अपना प्राकृतिक जो है उपग्रह है चंद्रमा, वैसे इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये अच्छे से बैठा लेना। इसके साथ और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सौरमंडल में ऐसे कौन कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो इसी के बगल में रहने वाला वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के भी कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं होते हैं। ये आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। साथ ही यहाँ पर मैग्नेट मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है। ये थोड़ा याद रखना। और गति की जो दिशा है वो वही है जैसे पृथ्वी की है। पृथ्वी की गति की दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसकी भी कैसी होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। मैं रिपीट करता हूँ, सौरमंडल में दो ऐसे उपग्रह हैं, मतलब ग्रह हैं, जिनकी जो दिशा है वो उल्टा चलता है, मतलब क्लॉकवाइज चलता है।
मतलब पृथ्वी के जैसे पृथ्वी है, बुध है, इनके अपोजिट चलते हैं, वो है अपना शुक्र और अरुण ग्रह। शुक्र और अरुण ग्रह ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, पृथ्वी के अपोजिट क्या करते हैं, राउंड करते हैं। मतलब जैसे पृथ्वी लगाती है किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर, बुध भी लगाता है पश्चिम, लेकिन शुक्र उल्टा चलता है। शुक्र ग्रह जो चलता है वो किधर चलता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। शुक्र के साथ देने आता है कौन, अरुण, वो भी ऐसे कैसे ही चक्कर लगाता है। चलो यहाँ टेम्परेचर की बात करें तो मैं फिर कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा जरूर है, नंबर 2 पर है। तो दिन का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 450 डिग्री सेल्सियस होता है। और रात का समय यहाँ पर क्या होता है, चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है, जो जितना टेम्परेचर गर्म होता है उतना ही वो उतना ठंडा भी होता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में अवेलेबल है। तो रात का कितना होता है, रात को 150 डिग्री। ध्यान रखना माइनस में सबसे ज़्यादा वरुण पे मिलता है। कौन से पे, अरुण और वरुण पे मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह का दर्जा मिला है, मैं आपको फिर बताता हूँ। जैसे अपना सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो होता है ना, वो गैनीमीड है, बृहस्पति के पास है। नंबर 2 पर टाइटन है। टाइटन जो उपग्रह है उससे भी छोटा है ये ग्रह, कौन, बुध। तो सबसे छोटा ग्रह कहा गया है, उपग्रह से भी छोटा देखने को मिलता है, मतलब जो टाइटन है उससे भी छोटा। आगे चलते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी पर प्लाइन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एक ऐसा वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो वापस उस अर्थ पर या उस प्लेनेट पर वापस लौटकर नहीं आए, तो वो होता है प्लाइन वेग, एक्स के वेलोसिटी। तो वो कितना है अपने, इसका बुध ग्रह का कितना है, 4.25 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और चीज़ यहाँ उपसौर, अब उपसौर अपसौर क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता दिया था। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ये चक्कर लगा रहा है मरकरी, तो ये क्या आता है, राउंड भी नहीं लगाता। केपलर ने बताया था कि ये जो इलिप्स बनता है वो वर्ताकार ने लगाकर दीर्घ वर्ताकार वाली केसेस में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो एक दूरी इसकी ज़्यादा होती है और एक दूरी इसकी कम होती है, भूमध्य और दूरों पर। तो भूमध्य जो इसकी दूरी है वो ज़्यादा होती है और ये दूरी कम होती है। जहाँ ज़्यादा होती है, जहाँ इसकी ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर। और जो कम होती है वो क्या होती है, उपसौर। जैसे मान लीजिए राउंड लगा रहा है तो एक टाइम पर ये ज़्यादा दूरी पर होगा, एक टाइम पर ये कम दूरी पर होगा। तो ये जो ज़्यादा दूरी है ना, ये वाली ज़्यादा दूरी, ठीक, ये कम दूरी का कितना गुना होगा, 1.5 गुना, मतलब इतना दूर चले जाता है। तो आप उम्मीद लगा सकते हो कितना ये दीर्घवृत्ताकार का शेप लेता है। तो ये मरकरी के ऊपर आपको अच्छे से डाटा याद रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ मरकरी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 4-5 बातें आपको अच्छे से ढंग से इसको याद रखना है। चलो अगला लेते हैं, इसका दूसरा कौन सा, वेनस, शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह क्या कहना चाहता है, शुक्र ग्रह को अपन वेनस भी कहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी स्थिति का पता लगाना है। स्थिति क्या कहता है कि जो सूर्य होता है, सूर्य के जस्ट नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है, बुध, और बुध के जस्ट पास में कौन सा होता है, शुक्र। और इसीलिए, और अब उसके पास में अपना 3rd नंबर पे आता है अर्थ। ये मैंने सीरियल आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कैसे याद रखना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है, शुक्र। मैं बता देता हूँ एक बार और कि सौरमंडल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर क्वेश्चन रखता है तो वो है आपका वेनस, शुक्र ग्रह रखता है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह पूछे तो आपसे कौन सा बताना है, आपको शुक्र ग्रह बताना। ध्यान रखना इधर की ओर मंगल है, मंगल वाला नहीं बताना, आपको शुक्र बताना है जो कि सूर्य की ओर से चलता आ रहा है, वो क्रम बताना है। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है कौन, शुक्र ग्रह होता है। दूसरी बात करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है, बुध होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ताप नहीं रखता, सबसे ज़्यादा गर्म नहीं होता वो। तो इसका कारण क्या है, फिर रखता कौन है, तो फिर रखता है कौन, शुक्र ग्रह रखता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाई जो ऑक्साइड गैस है उसकी अधिकता बहुत ज़्यादा है, 97 पॉइंट समथिंग है, लगभग 98% है। इसलिए यहाँ पर कार्बन डाई, जैसी बात है अपन को ये पढ़ा है साइंस में, आप जानते भी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ज़्यादा होने पर क्या होता है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जिस प्रकार से धरती पर, उसी प्रकार से उस प्लेनेट पर भी क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, जिसको हरित ग्रह प्रभाव कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यहाँ ताप क्या रहेगा, उच्च रहेगा। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रह पर हरित ग्रह प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, तो वो शुक्र ग्रह पर होता है। कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा ताप रखता है, तो वो शुक्र ग्रह। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अन्य गैसें यहाँ पर नाइट्रोजन वगैरह पाई जाती है जो कि उसके परसेंटेज में बची हुई वही होती है। तो मेन चीज़ें ये है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना। दूसरा क्या होता है, इसका जो आकार और डेंसिटी है, घनत्व है, वो पृथ्वी के लगभग समान है। इसीलिए इसको पृथ्वी जैसा ही दिखता है, मतलब शक्ल दोनों की एक जैसी है। जैसे अगर मैं इसको मान लूँ तो ये दोनों एक जैसे के आकार में उसको सेम से दिखेंगे, दोनों के दोनों, ठीक है, सेम सी चीज़ें दिखेगी। तो कहने का मतलब आकार और उसका जो घनत्व है वो दोनों सेम से हैं, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन का दर्जा मिला है, या उसको जुड़ा भी कह सकते हैं। जैसे कोई मान लो दोनों एक सेम शक्ल के हो तो उसको क्या कहते हैं, जुड़वा बताएं। तो ये सेम सी बात है। अब इंपॉर्टेंट वाली बात वो क्या है कि यहाँ ये जो भाई साहब हैं शुक्र, ये क्या होता है, शुक्र और अरुण, जैसे बाकी ग्रह क्या लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं ना, ये दो अपोजिट लगाते हैं। किधर लगाते हैं, पूर्व से
पश्चिम की ओर। तो जाहिर सी बात है ये जो चक्कर लगाते हैं वो पूर्व से पश्चिम लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ घटनाएं भी उल्टी होगी। कैसे? जैसे अपने सूर्योदय कब होता है, यानी कब किस ओर होता है, पूर्व दिशा में होता है, और सूर्यास्त कब होता है, वो पश्चिम में होता है। तो अपना उदय होता है पूर्व में, अस्त होता है किसमें, पश्चिम में। लेकिन ये तो उल्टा घूमता है पृथ्वी के, इसलिए यहाँ पर कहानी उल्टी है। मतलब यहाँ पर आप देखोगे ना तो सूर्योदय किधर देखने को मिलेगा, पश्चिम में, और सूर्यास्त कब मिलेगा, पूर्व है। इसीलिए अपने जब शाम होगी तब उसकी सुबह होगी, इसीलिए अपन को शाम के समय एक आकाश में चमकता हुआ दिखाई देता है ये, तो इसको खुली आंखों से भी देख सकते हैं। और वो अपना कौन सा होता है, शुक्र ग्रह ही होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य सांझ का तारा या सुबह का तारा किसे कहते हैं, सांझ और सुबह का क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको उल्टी साइड में, अपन जैसे सुबह होता है तो शाम को, शाम को है तो सुबह देख सकते हैं, तो ये इसलिए सांझ और सुबह का तारा होता है। क्योंकि यहाँ पर अपने जब शाम होती है तो वहाँ सुबह होती है, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पश्चिम। आपसे पूछे सूर्योदय किधर होगा, पश्चिम में, और सूर्यास्त कब होगा, पूर्व। धरती पर सबको पता होता है पूरा पश्चिम होता है, लेकिन इधर होता है पश्चिम पूर्व होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इस पर नजर रखना। आगे चलते हैं, क्या कहता है, सौरमंडल का सबसे ज़्यादा ताप रखता है तो सबसे ज़्यादा चमकीला भी होगा। ठीक है, तो चमकीला ग्रह है। जिस प्रकार से जैसे ये अर्थ है, ये अपना अर्थ है, और इसके चारों तरफ क्या लगाता है, मतलब ये सन है और अर्थ उसके चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर। उसी प्रकार से शुक्र ग्रह भी क्या लगाता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से पृथ्वी 365 दिन लेती है, उसी प्रकार से ये शुक्र ग्रह कितना टाइम लेता है, 224.7 दिन का समय लेता है, यानी पृथ्वी से कम लेता है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये क्या करता है, जैसे ये मान लो बुध है, मैंने अभी बताया था ये बुध है, तो ये क्या होता है, बुध है, तो ये जब ये चक्कर लगाता है ना सन के, तो एक आपसे पूछा जाता है कि बुध किस किस के चक्कर लगाता है, बुध सन के भी लगाता है, और एक ग्रह है कौन सा, बुध, उसके भी चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर। ये भी आपसे पूछ सकता है किस किस के चक्कर लगाता है। तो मेन तो इसके लगाता है, लेकिन जब इसके चक्कर लगाता है तो इसका भी चक्कर हो जाता है, किसका, बुध का हो जाता है, राइट। अब एक चीज ध्यान रखना, ऐसा जो घूमने वाला है, ये जो राउंड है, ठीक है, इसको हटाते हैं एक बार, तो ये जब राउंड है इसको परिक्रमण काल कहते हैं, वो कितना है, 224.7 दिन का होता है। अब काम की बात बताता हूँ, हर जो ग्रह होते हैं वो अपनी एक्स पर भी घूमते हैं ऐसे, राइट। मेरी बात को समझने को ना, देखो ऐसे घूमते 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 चक्कर लगाते हैं, ये खुद भी एक्स पर घूमते हैं। अब पूरे सौर मंडल में अपनी एक्स पर सबसे धीमे चलने वाला ग्रह कौन सा होता है, शुक्र होता है। और वो क्यों होता है, उसका टाइमिंग आप देख सकते हो, वो कितना होता है, 340 डे होता है। कितना होता है, 343 दिन का समय लगता है। ध्यान रखना, पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं ऐसे घूमने में, तभी दिन रात बनते हैं 24 घंटे। लेकिन यहाँ देखिए कितना टाइम का लगता है, 343 दिन अपनी एक्स पर लगाता है। और पूरा राउंड करने में, ठीक है, पूरा राउंड करने में कितना समय लेता है, पूरा राउंड करने में मैंने अभी बता दिया था, पूरा राउंड करने में तो कितना लेता है, 224, और ऐसे घूमने अपनी एक्स पर घूमने में कितना लेता है, 343 दिन का क्या लेता है, समय लेता है। तो सबसे धीमा चलने वाला एक्स पर वो कौन सा है, शुक्र ग्रह, और सबसे तेज चलेगा तो वो कौन सा है, बृहस्पति है, राइट। तो ये दोनों आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। एक्स के वेलोसिटी की बात करें, प्लाइन वेग की बात करें, तो यहाँ पर 10.36 किलोमीटर पर सेकंड है। ध्यान रखना धरती के समान से है, धरती पर 11 है और उसका 10 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग बराबर सा है। बात करें इस, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जिस प्रकार से बुध का कोई भी अपना, ठीक है, सैटेलाइट नहीं है, कृत्रिम उपग्रह नहीं है, यानी कि वो क्या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, उसी प्रकार इसका भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में 2 ही ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, वो है कौन, बुध और शुक्र। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैंने कहा था कि ये सबसे ज़्यादा ताप रखता है, और इसलिए आपको टेम्परेचर की वैल्यू याद रखनी है, 462 डिग्री सेल्सियस से रहता है ये फ़ारेनहाइट में, और ये वैल्यू केल्विन और फ़ारेनहाइट में, लेकिन आपको ये याद रखना है 462 डिग्री सेल्सियस का यहाँ तापमान औसतन रहता है, और उच्च ताप रहता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब से बहुत ज़्यादा रहता है, लगभग 92 मल्टीपल के रूप में रहता है, तो ये भी आप अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये वेनस जो है, शुक्र ग्रह भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये छोटी छोटी बातों का आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। अब आगे चलते हैं मंगल ग्रह के ऊपर। तो मंगल ग्रह का प्रोसीजर क्या कहता है, देखिए मंगल ग्रह पे क्या कहता है, जिसको अपन मार्स कहते हैं, और मार्स को लेकर भारत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। जो इसरो है वो बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च करने के लिए लगा हुआ है। तो मंगल ग्रह पे क्या अपन पहुंच चुके हैं, बिल्कुल अपन पहुंच चुके हैं। वो मंगल ग्रह पर मंगलयान भेजा गया था, और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना है। इससे पहले जो रूसी देश था, एक रूस था, एक फ्रांस में था, और एक अपना नासा था। तो उसके बाद में भारत कौन सा बना, चौथा देश बना। ध्यान रखना, सबसे मजे की बात क्या है कि मंगल जो मिशन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो बजट कॉस्ट था वो अन्य देशों से केवल 10% ही था।
राइट। मान लो ये समझने की कोशिश करें कि जैसे 100 रुपये थे अदर के, तो अपने 10 रुपये ही थे। तो इसी प्रोजेक्ट पे काम किया इन्होंने, टोटल खर्चा किया 450 करोड़ रुपए इसके ऊपर बजट पे खर्च किए, जो कि बहुत कम था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये फर्स्ट टाइम पर जाने वाला, बिना किसी प्रॉब्लम के फर्स्ट टाइम पर जाने वाला वो सफलतापूर्वक मिशन रहा था, मंगल मिशन। और भारत चंद्र यानी मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश बना। और वो डेट याद रखना, 24 सितंबर 2014 को ऐसा करने किया था उसने। इस मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि उस प्लेनेट के बारे में जानना, मंगल ग्रह के बारे में जानना, वहाँ जीवन संभव है नहीं है, मीथेन गैस के बारे में पता लगाना, वहाँ के टेम्परेचर का पता लगाना, वहाँ पर आइस है या नहीं है उसके बारे में चर्चा करना, ठीक है। मनुष्य के रहन सहन के अनुसार उसका वहाँ के वातावरण का औसतन तापमान क्या रहता है उसके बारे में चर्चा करना, जलवायु को लेकर, इस प्रकार की बहुत सारे उसमें छोटे छोटे उद्देश्य रखे गए। उसी प्रकार से 5 विशेष कैमरे लगाकर वहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको भेजा गया था। तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो फिलहाल आप इतना सा ध्यान रखें, 24 सितंबर 2014 को ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना था, और सबसे कम खर्चे में और पहले ही सफलता में पड़ा। बाकी सब है ना वहाँ पर फर्स्ट टाइम पर मात खाए थे, लेकिन भारत ऐसा नहीं हुआ। भारत फर्स्ट टाइम पे सफलता प्राप्त की थी, और इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी है, मंगल मिशन। तो जीवन की संभावना इसलिए ऐसा यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पर जीवन मिल उपस्थित हो सकता है, इसलिए यहाँ पर वैज्ञानिक इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। बात करें कि अपनी एक्स पर ये 25 डिग्री झुका हुआ है, जिस प्रकार पृथ्वी 23 डिग्री झुकी हुई है 23.5, उसी प्रकार से ये 25 डिग्री झुका हुआ है, और परिक्रमा तो करता ही करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी एक्स पर झुकी हुई होने के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऋतु परिवर्तन का मतलब यह है कि जिस प्रकार से पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है, हर तरह का मौसम आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मौसम बदलता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। और उसका कारण क्या है, अपनी एक्स पर क्या होना, झुका हुआ होना पृथ्वी के समकक्ष। साथ ही ये एक देखने पर क्या होता है, रेड कलर का होता है, लाल ग्रह का दर्जा मिला है। और पूछा जाता है कि ये लाल ग्रह क्यों होता है, जिस प्रकार से लोहे पर जंग लगने पर वो लाल जैसे आकृति का दिखता है, वैसा ये दिखता है। तो वो आयरन के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, और उसी को अपन फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा पॉइंट पर नजर रखना। आगे चलते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी का एक चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार से इसके 2 चंद्रमा है, जिसको चंद्रमा यहाँ उपग्रह का दर्जा लेता है। तो आपसे पूछे कि मंगल के कितने चंद्रमा हैं, 2 चंद्रमा है, या उनको उपग्रह ही बोलते हैं अपन, लेकिन चंद्रमा का क्वेश्चन भी आ सकता है, फोबोस और डीमोस, ठीक है। मजे की बात क्या होता है कि पूरे सौरमंडल परिवार में सबसे छोटा सैटेलाइट है, छोटा उपग्रह है, और वो है कौन, डीमोस। और सबसे बड़ा है तो वो बृहस्पति के पास है, गैनीमीड के नाम से है, वो भी आपको अच्छे से याद रखना। तो सबसे छोटा उपग्रह का दर्जा किसको मिला है, डीमोस को मिला है, सबसे बड़ा गैनीमीड को मिला है, राइट। यहाँ पर पृथ्वी के समान ही दिन रात की अवधि होती है, तो दिन रात लगभग पृथ्वी के समान है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, क्योंकि ये चीज़ें दोनों सेम सी है, पृथ्वी के जैसे ही है। और यहाँ से सबसे बड़ी बात क्या होता है, ये पूछा था कि मंगल का स्थिति पूछे तो आपको बताना है पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में रहता है, नंबर 4 की स्थिति रहती है इसकी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। परिक्रमण काल मैंने बता दिया था, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 687 डे लेता है, ठीक है। तो पृथ्वी के जस्ट डबल होता है, 365 होता है, तो ये लगभग डबल सा हो गया। तो परिक्रमण काल हो गया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगता है, 687, ठीक है, 687 हो गए। बात करें आगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी देखने को मिले या सबसे बड़ा पर्वत यहाँ देखने को मिले तो वो यहीं पे मिलेगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो ओलंपस मॉन्स है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखना ओलंपस मॉन्स है। और बात करें आगे प्लाइन वेग की, या सबसे पहले इसकी बात करें, सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो भी यही है, किसके ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है। मैं ये बता दूं, जो अपने धरती पर है माउंट एवरेस्ट है, उससे 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है ये कौन, निक्स ओलंपिया, राइट। और बात करें अपन प्लाइन वेग की, तो प्लाइन वेग जो है, प्लाइन वेग है वो इस पर कितना होता है, 5.2 किलोमीटर पर सेकंड का रहता है, राइट है। तो ये प्लाइन वेग का भी आप नज़र रखना है इसके ऊपर। तो इसका मतलब मंगल ग्रह को लेकर 3-4 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। मंगल ग्रह को लेकर एक तो मंगल मिशन से क्वेश्चन आ सकता है, एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी यहाँ पर है, सबसे बड़ा पर्वत यहाँ पर देखने को मिलता है, सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह भी यही रखता है, राइट। तो इसके 2 उपग्रह पूछे जा सकते हैं, फोबस और डीमोस, राइट। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ मंगल ग्रह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे एस्टेरॉइड के ऊपर, और ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज करता है, आप समझने की कोशिश करना, दिक्कत नहीं आएगी, एक बार समझ लोगे तो अच्छे से।
एस्टेरॉइड क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं ये जो स्ट्रक्चर बनाया है उसको समझने की कोशिश करना। सूर्य के चारों बाकी सभी ग्रह क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। बुध भी लगाता है, ये बाकी ग्रह भी क्या लगाते हैं, चक्कर। शुक्र और अरुण में थोड़ी सी उल्टा है, शुक्र जो लगाते हैं वो पूर्व से पश्चिम लगाते हैं, बाकी सभी पश्चिम से क्या लगाते हैं, पूर्व की ओर लगाते हैं। तो दो अपोजिट चलते हैं, कौन, शुक्र और अरुण। चलो अब क्या होता है कि ये जो चार ग्रह हैं शुरू के, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, उसके बाद में आता है बृहस्पति शनि अरुण वरुण। होता क्या है, सौरमंडल में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। और इसी गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण है, उसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से सभी क्या होते हैं, अपने चारों तरफ क्या लगाते हैं, सारे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब क्या होता है कि मजे की बात क्या होता है कि ये चक्कर जो लगाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पिंड हो रह गए इनके बीच में जिनको आकार शेप नहीं बन पाए, और बिना आकार के, अनियमित आकार के, वो भी क्या होते हैं, इस ग्रेविटी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या लगा रहे हैं, चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये कहाँ चक्कर लगा रहे हैं, ये ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगा रहे हैं। मंगल और बृहस्पति, ऐसे बहुत सारे और भी होंगे अंतरिक्ष में, लेकिन ये एक विशेष समूह में लगाते हैं, मंगल और बृहस्पति। और ये बहुत बड़े बड़े किलोमीटर के पत्थर के टुकड़े से हैं। और ये क्या, बाकी तो देखो इनको नाम दे दिया, लेकिन इनका नाम नहीं पड़ा क्योंकि बहुत सारे हैं, ये ग्रुप में लगाते हैं, तो इनको ही नाम पड़ा आपका क्षुद्र ग्रह, मतलब एस्टेरॉइड का नाम पड़ा। ये क्या होता है, बाकी ग्रहों के समान ही सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं, तो आपसे पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। छोटे छोटे आकार के बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें पिंड होते हैं, काफ़ी किलोमीटर के होते हैं, या 20-20, 30-30 किलोमीटर के मोटे मोटे पत्थर होते हैं, और इसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इससे पहले वाला और इसके बाद वाले के गणित आपको समझने की कोशिश करना। इससे पहले वाले 4 ग्रह होते हैं, इसके बाद में भी 4 ग्रह होते हैं। ये 4 पूरे के पूरे ठोस प्रकृति के होते हैं, ठीक है, पृथ्वी के जैसे ही होते हैं, ये सॉलिड है, और ये सारे के सारे गैसी हैं। इसके बाद वाले बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है, तो ये सारे के सारे ठोस हैं और सारे के सारे गैसी हैं। इनमें सबसे बड़ा जो है वो पृथ्वी है, इसलिए इसको पृथ्वी का ग्रह का दर्जा मिलता है। इन चारों को पृथ्वी ग्रह कहते हैं। और ये चारों के चारों में बड़ा कौन है, आपका जुपिटर बृहस्पति है, इसलिए इसको बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। एक और बात, ये सारे इसके अंदर है, इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और ये इसके बाहर हैं, इसलिए इसको बाह्य ग्रह का भी दर्जा मिला है। मैं फिर कहता हूं कि यहाँ पर ये सारे के सारे गैसी है, और इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, गैसीय दानव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, गैसीय दानव ग्रह। ध्यान रखना, बर्फ दानवों के नाम से 2 जाने जाते हैं, वरुण और अरुण। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आइस रहती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इन सब से नीचा रहता है, माइनस में रहता है, लगभग 224 रहता है माइनस के अंदर, और इसलिए काफ़ी ज़्यादा बर्फ देखने को मिलती है। यहाँ गैस भी बर्फ के रूप में रहने की प्रकृति रखती है, इसलिए बर्फ दानवों के दोनों में ये दोनों है, और गैस दानों में ये चारों के चारों अवेलेबल हैं। फिर एक ध्यान रखना, इनके जो सैटेलाइट होते हैं, उपग्रह जो होते हैं, जो इनके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है, ठोस होती है। ध्यान रखना, ये पूरे गैसी हैं, लेकिन इनके जो उपग्रह हैं वो कौन सी प्रकृति के हैं, ठोस प्रकृति के हैं। एक और चीज, इसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो ये जो आपको चार्ट दिख रहे हैं, ये सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रहों में आते हैं। कौन, बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। सबसे बड़ा ये है, नंबर 2 पर ये है, नंबर 3 पे ये है। तो ये बड़े ग्रहों में पूछे तो सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति, नंबर 2 पे कौन है, शनि। सबसे बड़ा उपग्रह भी यही रखता है, बृहस्पति, ठीक है, गैनीमेड, और उसके बाद में टाइटन इसके पास है, और सबसे छोटा रखता है तो कौन रखता है, मंगल रखता है, जिसके पास है ही नहीं उपग्रह, वो है बुध और शुक्र है। अब मैं बात करता हूँ इस एस्टेरॉइड के ऊपर। तो ये एस्टेरॉइड जब इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो सूर्य उसके केंद्र पे बना रहता है, केंद्र पे बना रहता है, तो इनके जो कुछ टुकड़े जब ये राउंड करते हैं तो जाहिर सी बात है कभी मंगल पृथ्वी ऐसे बीच में आ जाते हैं, जिससे ये गुरुत्वाकर्षण में हल्का प्रभाव कम हो जाता है। कम होते ही ये पिंड यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हर समय तो इनके सामने होंगे नहीं, बीच बीच में कभी पृथ्वी आएगी, कभी शुक्र आएगा, कभी बुध आएगा, ये चक्कर लगाते हैं सारे। तो ये इसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण में कमी आ जाती है कुछ ना कुछ मात्रा में, तो ये पिंड निकल लेते हैं, इस रास्ते से छोड़कर आ जाते हैं। तो ये जो पिंड है मंगल पे भी गिरेंगे, क्योंकि जो केंद्र की ओर है उधर नहीं गिरेंगे, तो मेजॉरिटी इधर गिरेंगे। तो क्या होगा, कुछ मंगल पे गिरेंगे, कुछ पृथ्वी पे गिरेंगे, कुछ शुक्र पे, कुछ बुध और कुछ सूर्य पे गिरेंगे, अलग अलग गिरेंगे। तो क्या होता है अगर वो, मैं बाकी की चर्चा नहीं कर रहा, 2 की चर्चा कर रहा हूं। अगर ये पिंड टूटकर पृथ्वी पे गिरते हैं तो काफी दूरी तय करके आते हैं, अंतरिक्ष में काफी दूरी तय करनी पड़ती है। ये जब दूरी तय करके आते हैं, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में एक विशेष घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, और जलकर पूरे काले रंग के हो जाते हैं, और अपना जो मात्रात्मक मान है वो काफी किलोमीटर का पत्थर कुछ ही किलो का बसता है। तो यहाँ से आते आते तो इतना बड़ा होता यहाँ पर काफी बहुत छोटा बनता है, और ये जब इसके ऊपर पृथ्वी के किसी सतह पर गिरता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं।
ठीक है, और ये पृथ्वी के घर्षण के कारण जल जाता है और काले रंग का हो जाता है। तो ये काले रंग का सा पिंड होता है जो कि इसी जगह से निकल कर आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उल्का पिंड बोलते हैं। तो शुद्ध ग्रह का ही टुकड़ा जब पृथ्वी पे गिरता है तो उसको क्या कहा गया है, उल्का पिंड कहा गया है। इसी प्रकार से अगर इसका टुकड़ा गिरकर किस पे गिर जाए, सूर्य पे गिर जाए, सूर्य पे जब गिर जाता है, इस शुद्ध ग्रह का कोई है तो यहाँ इस पे गिरता है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखना, ये भी उसी प्रकार से आके इस पे गिरेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं अपन, धूमकेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा बोलते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले इसको हेली नाम के वैज्ञानिक ने देखा था, इसलिए उसी के नाम से ये जाना जाता है, हेली। सब आपसे पूछ सकता है कि धूमकेतु सबसे पहले कब था, 1986 में था और उसका नाम क्या था, हेली। ध्यान रखना, लगभग ये 76 ईयर में एक बार दिखाई देता है। तो 76 ईयर में ये घटना घटती है जब ये इसके बीच में आ जाता है और ये ग्रेविटी घट जाती है हल्का सा, जिसकी वजह से ये केंद्र पे आता है। तो वो 76 ईयर्स में एक बार वो देखने को मिलता है। और अब जो दिखाई देगा वो कब दिखाई देगा, दूसरा आपको धूमकेतु वो 2062 में दिखाई देगा। तो ये भी आप इसको ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, इस एस्टेरॉइड से निकल के अगर कोई पत्थर सूर्य की ओर गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, धूमकेतु बोलते हैं। और पृथ्वी पे गिरता है तो उसको क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहता है। रिपीट कर रहा हूँ, ये छोटे मोटे पत्थर नहीं होते, पहाड़ जैसे होते हैं, काफी किलोमीटर में होते हैं, लेकिन ये काफी दूरी तय करके आते हैं, तो टूटते फिरते यहाँ तक पहुंचते हैं तो बहुत छोटे मात्रा में पहुंचते हैं, लेकिन ये गिरते जरूर है। बाकी मंगल पे भी ये बताया गया है कि मंगल पे भी ये चीजें गिरती है, बुध शुक्र पे भी देखने को घटना मिलती है, लेकिन ये दो आपसे पूछ सकते हैं, राइट। तो यहां से लेकर मैं उम्मीद करता हूं कि जो एस्टेरॉइड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्टेरॉइड को लेकर अपन ध्यान रखना, जो उल्का पिंड है उसको अपन ये ऑरोरा भी बोलते हैं। ऑरोरा क्या है, तो आपको बताना है, शुद्ध ग्रह का एक टुकड़ा जो कि पृथ्वी पर आकर गिरता है उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा या उल्का पिंड बोलते हैं। तो मेन शुद्ध ग्रह से रिपीट में क्वेश्चन कर देता हूँ। शुद्ध ग्रह का क्वेश्चन आता है क्या, कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इससे पहले वाले सभी आंतरिक गैस होते हैं, इसे सभी बाहरी गैस, बाह्य गैसीय पिंड होते हैं। ठीक है, ये सारे ठोस प्रकृति के होते हैं, ये सारे गैस प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना। तो शुद्ध ग्रह का लेकर आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ये डाटा बताया आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इससे अब जो अपन अगली क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो जो पढ़ेंगे वो जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मतलब ये जो चार पढ़ लिए वो इसके बाद में ये चारों पढ़ेंगे, कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो अगली क्लास का वेट करिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे सौरमंडल की तीसरी क्लास के बारे में, जो कि है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण से लेकर। इससे पहले अपन ने चर्चा किए थे पहले के जो ग्रह हैं उनके बारे में, और जहां थे अपन अपने पास ये बुध है मरकरी में, शुक्र आपका, फिर आपका ये पृथ्वी और मंगल ग्रह के बारे में चर्चा किए थे। साथ ही अपने चर्चा किए थे एस्टेरॉइड के ऊपर, मतलब शुद्ध ग्रह के बारे में। तो आज उससे आगे की बात करेंगे, कौन कौन से, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान रखना, सबसे पहले तो आपको ये क्रम अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि मैंने पहले क्लास में आपको बता दिए थे। फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, इनको सही क्रम में आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसका सही क्रम भी एक क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले कैसे याद रखोगे, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे इसको याद रखना है। जैसे मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी, अपना जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, 3 नंबर पे रहता है, राइट। अब इसको कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे बाकी सभी को, तो देखिए मैं ये ट्रिक बता रहा हूं, तो ट्रिक से समझना। मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी दो कैंडिडेट है, इनको शादी करने के लिए वाइफ की रिक्वायरमेंट है, राइट। इट्स जस्ट फॉर मैजिक, वाइफ, राइट। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, वाइफ। तो देखिए इसका मतलब क्या है, मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी को शादी करनी है, और जिसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, वाइफ होती है। बस इतनी सी याद रखना है और आपको ये सारे याद हो जाएंगे एक ही सेकंड में। देखिए डब्ल्यू से क्या बनता है, वेडनेसडे। वेडनेसडे का मतलब क्या होता है, बुध। हुआ नहीं हुआ तो ये बुध हो गया। तो जस्ट पहले आने वाला कौन सा होता है, बुध होता है। आई से कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो आई को आप रिमूव कर दीजिए। एफ से क्या बनता है, फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब क्या हुआ, शुक्र ग्रह, राइट। ई से कोई बनता नहीं है, छोड़ दीजिए। तो पहले बताओ ये दो क्लियर हुए नहीं है, बुध और शुक्र, राइट। और 3 नंबर पे आपको याद रखना है अपना कौन सा आता है, अर्थ आती है। तो पहला बुध, शुक्र और आपका पृथ्वी, 3 क्लियर हो जाएंगे आपको, वाइफ से याद रख लोगे, राइट। अब आगे देखिए, आप सोमवार मंगलवार पर आइए, सोम मंगल बुध, इससे याद रखिए। सोमवार का कोई ग्रह नहीं होता। मंगल पर आइए तो जस्ट अगला कौन सा होता है, मंगल ग्रह हो गया। अब मंगल के बाद में कौन सा वार आता है, बुध आता है। बुधवार आता है, तो बुध तो पहले से आ रखे हैं, छोड़ दीजिए। बुधवार के बाद में कौन सा वार आता है,
गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, तो अगला कौन सा हो गया, बृहस्पति जुपिटर हो गया, राइट। अब उसके बाद में कौन सा वार आता है, शुक्रवार, शुक्रवार तो आ चुका पहले तो छोड़ दीजिए। शुक्रवार के बारे में कौन सा आता है, शनिवार, तो ये हो गए शनि, ठीक है, शनिवार हो गया। और फिर आपको ये सारे वार आने के बाद में रवि तो होता नहीं है तो शनि हो गया। अब फिर आपको दो ये इनके पुत्र याद रख लो, अरुण और वरुण, जिसमें पहले आता है, इसलिए पहले बच्चों को याद तो रहता है अरुण वरुण में कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वो पहले कौन सा आता है वो भूल जाते हैं, तो नाम से याद रखना, पहले है तो पहले अरुण आएगा और फिर बाद में क्या आएगा, वरुण आएगा। तो थोड़ा सा मैजिक है, तो सही तरीके से इसको याद रखना कि पहले तो वाइफ से याद रखना ना, फिर सोम मंगल बुध से याद रखना। ये सही क्रम आपको बड़ा बेनिफिट देगा, क्योंकि इसी को क्या बड़ा करते देगा, वो क्वेश्चन दे देगा, मतलब आपको 4 दे देगा, उनको सही क्रम में क्या कीजिए, व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए बात करते हैं इनके आगे के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो एस्टेरॉइड होते हैं, जो कि छोटे छोटे ग्रह के हिस्से होते हैं, टुकड़े होते हैं, जो कि इन मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इसकी क्लास अपने पहले से चर्चा कर चुके हैं क्लास में। तो इससे पहले वाले जो पार्ट होते हैं, जैसे इस शुद्ध ग्रह के जो पहले वाले 4 ग्रह हैं, उनको अपन ठोस प्रकृति की तरह जाने जाते हैं, ये ठोस होते हैं सारे के सारे। और इसके बाद वाले के सारे के सारे कैसे होते हैं, गैसीय प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखना, ये इसके अंदर है इसलिए इसको आंतरिक ग्रह का दर्जा मिलता है, और इसमें मेन कौन है, पृथ्वी है, इसलिए इसको पृथ्वी ग्रह का भी दर्जा मिलता है। इसके बाहर की बात करें तो ये बाह्य ग्रह हैं, चारों के चारों। कौन से ग्रह हैं, बाह्य ग्रहों के दर्जा ले रखा है। और एक और चीज का आप ध्यान रखना कि बाह्य ग्रह तो है ही है, साथ साथ के अंदर क्या होता है, इसमें बड़ा कौन है, बृहस्पति है, इसलिए इसको बृहस्पति ग्रह का भी दर्जा मिला है। तो कहने का मतलब इधर का मॉनिटरिंग कौन करता है, बृहस्पति, इधर के मॉनिटरिंग में कौन करता है, अर्थ। थोड़ा सा ये याद रखना। इधर वाले जो कि आज की क्लास के मेन हिस्से रहेंगे, ये 4 इंपोर्टेंट, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है वो भी आपको याद रखना। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ध्यान रखना आकार के आधार पर बात करें इनका आकार, ठीक है, क्षेत्रफल जो भी होता है अपना, वो उसमें आकार के आधार पर सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर आता है अरुण और फिर वरुण। रिपीट कर रहा हूं, आकार के आधार पर सबसे बड़ा कौन, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, राइट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर इधर से बात करें इनके बाद में कौन है, वरुण के बाद में, तो वो है अपना पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद में कौन आपका शुक्र, और शुक्र के बाद में कौन है, मंगल, और मंगल के बाद में कौन है, बुध। तो ये ज्यादा इतने इंपोर्टेंट है जितने ये 4 हैं, राइट। ये चारों का ध्यान रखना। तो 4 आकार के आधार पर सबसे बड़ा, फिर ये और फिर ये। अगर द्रव्यमान के आधार पर है तो ध्यान अरुण वरुण इधर हो जाएंगे। तो द्रव्यमान के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा हुआ, बृहस्पति जुपिटर हुआ, ठीक है, ईस्टर्न मतलब शनि हुआ, और फिर आपका ये अरुण और वरुण। द्रव्यमान के आधार पर कौन आ जाएगा, 1 नंबर पे ये आएगा, 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे ये आएगा, और 4 नंबर पे ये आएगा। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इसी में भी छिपा हुआ है। और ये भी पूछा जाता है कि शनि किस प्रकार का ग्रह है, तो एक प्रकार का, ये ध्यान रखना, गैस ग्रह है। ये सारे के सारे इसमें गैसों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। और लास्ट वाले जो कि सूर्य से काफी दूरी पर होते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत माइनस में रहता है, ठंडा ग्रह भी कहलाता है। यहाँ पर जो गैसें भी होती है ना, वो बर्फ अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर बर्फ मिलती है इसको, इसलिए यहाँ पर बर्फ का मतलब बहुत ज्यादा बर्फ रहती है, गैस भी बर्फ अवस्था में रहती है, तो इसको बर्फ दानव कहते हैं। और इन सभी को गैस दानव का तो दर्जा ही मिला, लेकिन इन 2 को स्पेशली क्या नाम देते हैं, बर्फ दानव के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना है। तो चलते हैं आज की जुपिटर के बारे में, बृहस्पति के बारे में चर्चा करते हैं। और बृहस्पति क्या कहता है देखिए, तो समझना, जो बृहस्पति की है उसके बारे में आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, और उनको अच्छे से आप समझने की क्या करना, कोशिश करना, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप उसको गलत नहीं करो। देखिए, सौरमंडल के परिवार में, सौरमंडल का जो परिवार होता है जिसमें 8 ग्रह होते हैं, उसमें सबसे बड़ा ग्रह होता है आपका जुपिटर, मतलब बृहस्पति ग्रह, राइट, सबसे बड़ा होता है। और मजे की बात क्या होता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरचेंज किया गया है। आज की मैं अपडेट दे देता हूं कि पहले लोगों को ये पता रहता था कि सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसके पास है, ठीक है। देखो ये क्या क्या रखता है, सबसे बड़ा आकार में भी सबसे बड़ा ये है, द्रव्यमान में भी ये सबसे बड़ा है, और सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसके पास है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये चेंज हो गया है, उपग्रह में अभी उपग्रह सबसे ज्यादा है शनि के पास, राइट। शनि के पास है 82, और इसके पास जो उपग्रह है टोटल कितने, 67। इसलिए ये उपग्रह के आधार पर देखा जाए, पहले 1 नंबर पे था, आज की तारीख में ये कौन से नंबर पे चला गया, दूसरे नंबर पे चला गया। तो सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाला दूसरे नंबर पे, दूसरा वो कौन सा है, बृहस्पति। ध्यान रखना, पहले 1 नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे है। और इसके बाद में कौन है, मतलब जो पहले जो दूसरे नंबर पे था, आज वो पहले नंबर पे है, वो कौन है आपका शनि। और शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, राइट। अब इसी की बात करें, थोड़ा सा आप इसकी चर्चा करते हैं। तो मैंने कहा आकार के हिसाब से सबसे बड़ा होता है, और क्षेत्रफल के आधार पर भी, और द्रव्यमान के आधार पर भी।
बात करें डेंसिटी घनत्व के आधार पर, तो वो घनत्व के आधार पर सबसे कम घनत्व रखने वाला ये होता है, और सबसे ज्यादा आपको पता है पृथ्वी रखती है, और सबसे कम घनत्व रखता है तो वो बृहस्पति रखता है। वो कितना है, 1326 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व का मतलब ये है सिंपल सी भाषा में, जैसे एक कमरे में 5 व्यक्ति बैठे हैं और दूसरे कमरे में 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले कमरे का घनत्व ज्यादा है। उसी प्रकार से 5 वाले का घनत्व क्या है, कम है। तो पूरे सौरमंडल के परिवार में सबसे कम घनत्व प्रति मीटर क्यूब क्षेत्र में आयतन में जो मात्रा रहती है वो सबसे कम किसके पास है, बृहस्पति के पास है। तो सबसे कम घनत्व ये रखता है, सबसे ज्यादा अपनी पृथ्वी के पास है, राइट। अब इसकी गति की दिशा की बात करें, गति की दिशा जो होती है वो पश्चिम से किधर होती है, पूर्व की ओर होता है। ध्यान रखना सौरमंडल में सभी ग्रह किधर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। केवल 2 ग्रह हैं जो उल्टा चलते हैं, वो है अपना शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, जो कि अपने पृथ्वी की इनकी दिशा के विपरीत चलते हैं, वो चलते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सभी ग्रह कैसे लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान रखना इनके जो सैटेलाइट हैं मतलब उपग्रह हैं वो भी इसी डायरेक्शन में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर बात करें आगे, तो मैंने कहा कि ये जो जी है, स्मॉल जी होता है, वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, उसकी आकार पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान के आधार पर, आकार के आधार पर सबसे बड़ा जुपिटर है, बृहस्पति है, इसलिए जी सबसे ज्यादा किसका है, बृहस्पति का। और द्रव्यमान के आधार पर सबसे छोटा जो ग्रह है वो सौरमंडल में वो बुध है, तो इस मरकरी है, इसलिए उसका सबसे कम होगा जी। तो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि जी सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ऑप्शन में आ जाते हैं अलग अलग 2 जोड़े में। तो ध्यान रखना बृहस्पति का सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम की बात करें तो बुध का होगा, क्योंकि इसका आकार सबसे कम है और इसका आकार सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इसका ग्रेविटेशन पावर सबसे ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ ग्रेविटेशन सबसे ज्यादा होगा, तो यहाँ प्लाइन वेग भी सबसे ज्यादा होगा। तो प्लाइन वेग का मतलब जैसे पृथ्वी से किसी चीज को अपन ऊपर फेंके वो धरती पर लौट कर वापिस नहीं आए, तो पृथ्वी का अपना प्लाइन वेग हो गया। और सभी बच्चों को याद रहता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसी प्रकार से इस जुपिटर का, बृहस्पति का कितना होता है, लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लगभग आप 59 है, लेकिन आप 60 याद रख सकते हैं। तो 60 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका होता है। साथ ही बात करें सौरमंडल में आगे, पीला ग्रह, इसको किस नाम से जाना जाता है, पीला ग्रह से जाना जाता है, क्योंकि जो SO2 का होता है वो ऐसा ही होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो रंग होता है इसी टाइप का होता है, इसलिए इसको पीला ग्रह का दर्जा भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सौरमंडल का। इसके पास ध्यान रखना पूरे सौरमंडल के परिवार में बहुत सारे आपके सैटेलाइट हैं, उपग्रह है, चंद्र है, ठीक है, जिसको चंद्रमा बोलते हैं। जैसे अपने पृथ्वी के पास चंद्रमा है, इसी प्रकार सभी ग्रहों के पास अपने अपने चंद्रमा है। जिस प्रकार से मंगल ग्रह के फोबोस और डीमोस है, उसी प्रकार से इसके अपने पास भी क्या है, उपग्रह है। उन उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो पूछा जाता है गैनीमीड। कौन है, गैनीमीड, ये सबसे बड़ा इसका उपग्रह है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, ये इतना बड़ा है, अपना सौरमंडल में जो बुध है ना उससे भी बड़ा आकार में ये देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा आकार में देखा जाए पूरे परिवार में तो गैनीमीड सबसे बड़ा है। इसके बाद में कोई नंबर 2 आता है तो वो टाइटन का आता है, जो कि शनि के पास है, ठीक है। तो और आप इसकी अनुमान लगा सकते हो, इसकी रेडियस कितनी है 17,000 किलोमीटर, जबकि 6,400 किलोमीटर ही है पृथ्वी की त्रिज्या। तो देख सकते हो कितना बड़ा आकार में, ये बहुत ज्यादा आकार में बड़ा है। कितना है इसकी त्रिज्या बता रहा हूं, सिर्फ 70,000 किलोमीटर समथिंग, ये 344 है, लेकिन वो याद नहीं रखना, आपको लगभग कितना याद रखना है, 70,000 किलोमीटर के आसपास होता है। आगे चलते हैं, एक और इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए परिक्रमण काल जो है वो, इसका परिक्रमण काल क्या होता है। परिक्रमण काल का मतलब होता है जैसे ये सूर्य है, मान लो अब ये सूर्य है और ये बृहस्पति है, जुपिटर, ये इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये चारों ओर चक्कर लगाने में इसको जो टाइम लगेगा उसको परिक्रमण काल कहेंगे। पूरे सौरमंडल में ये जो चक्कर लगाता है वो सबसे कम तो लेता है बुध, और सबसे ज्यादा लेता है वो जो लास्ट वाला होता है, कौन, वरुण लेता है। तो इसका मतलब इसका परिक्रमण काल जो है, जैसे अपना 365 है, पृथ्वी कितनी लेती है 365, तो ये कितना लेता है, जुपिटर कितना लेता है, तो जुपिटर का याद रखना कितना है 11.7, लगभग 12 वर्ष लेते हैं। क्या रखना, 12 वर्ष का मतलब 12 × 365, ठीक है, इतने दिन ये लेता है। बात करें ये अपनी, देखो अब जब ये चलता है ना, जैसे पृथ्वी घूमती है तो ये 24 घंटे में, ये पृथ्वी क्या करती है, पूरा 365 लेती है, लेकिन अपनी एक्स पे कितना लेती है, 24 घंटे लेती है। उसी प्रकार पूरे सौरमंडल में ये जो चलता है ना, ये अपनी एक्स पे सबसे तेज चल रहा है। देखो कितने घंटे में, लगभग क्या 10 घंटे, 10 घंटे में ये क्या कर लेता है, अपना एक्स पर क्या कर लेता है, घूर्णन पूरा कंप्लीट कर लेता है। तो मतलब यहाँ पर जो दिन रात का पूरा दिन का अवधि रहता है वो कितने घंटे का रहेगा, लगभग 10 घंटे का रहेगा, राइट। तो अपनी एक्स पर तो कितना टाइम लेता है, लगभग 10 घंटे, और उस पूरे को घूमने में कितना समय लगता है, लगभग 12 वर्ष लगते हैं, राइट। अब एक चीज हो ध्यान रखना, अपनी एक्स पर ये सबसे
सबसे फास्ट माना, अपनी एक्स पर सबसे फास्ट माना जाता है, अपनी एक्स पर सबसे फास्ट, और सबसे अगर धीमा चलता है तो वह कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। ध्यान में ये दोनों क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बृहस्पति को लेकर आपको ये चीजें याद रखना चाहिए। सबसे बड़ा इसका आकार है, सबसे बड़ा द्रव्यमान है, और अपनी एक्स पर क्या करता है? ये सबसे तेज चलता है, और सबसे धीमा जो चलता है वो शुक्र ग्रह चलता है। ठीक है, और इसके पास सबसे बड़ा सौरमंडल का उपग्रह है, उसका नाम क्या है? गैनीमीड है। राइट, आगे चलते हैं। मैंने अभी बताया था ये बाह्य ग्रह है और गैसीय ग्रह है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसमें चर्चा किया था आपको लेकर कि ये क्या होता है, ये क्षुद्र ग्रह के बाहर जो पाए जाते हैं वो सब बाह्य ग्रह होते हैं, और सारे के सारे गैसीय ग्रह होते हैं। कौन कौन वाले? आपके बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे के सारे बाह्य ग्रह हैं, गैसीय ग्रह हैं। राइट, आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई स्थिति पूछे इसकी, तो मंगल ग्रह और शनि ग्रह के बीच में ये पाया जाता है, और वो है इसका नाम बृहस्पति। तो आपको स्थिति भी आपको अच्छे से इसकी याद होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इनको अच्छे से क्या कर लेना? नोट कर लेना, ताकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं करे। चलते हैं अगले वाले पर, जो कि कौन है? शनि वाला। देखिए शनि में क्या है, शनि के पास भी ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति के बाद में आकार के हिसाब से ये दूसरा है, और द्रव्यमान के हिसाब से भी ये दूसरा सबसे बड़ा है। लेकिन ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उपग्रह रखने वाला जो कि नया चेंज है, आज की तारीख में अपडेट है, और वो है कौन सा? शनि है। इसके पास सबसे ज्यादा उपग्रह है, उसके पास कौन सा है? 82 है। अगर और एक और इंपोर्टेंट मैं मैसेज देता हूं, उसमें वो याद रखना कि इसके पास सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उस उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है। उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन है, जिसकी खोज आपने इसने क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था, और ये बुध ग्रह से भी क्या है? बड़ा है। ये पहले मैंने आपको रिपीट कर दिया था कि टाइटन दूसरा है, और सबसे बड़ा गैनीमीड है, जो कि बृहस्पति के पास है, जुपिटर के पास है। गति की दिशा क्या होती है इसकी? पश्चिम से किसे होती है? पूर्व की ओर होती है। जैसे अपनी पृथ्वी चक्कर लगाती है, वैसे ही क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। बात करें परिक्रमण का, जिस प्रकार से पृथ्वी 365 लेती है, उसी प्रकार से ये भाई साहब कितने लेते हैं? 29.5 ईयर्स, वर्ष लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से याद रख लेना। पूरे के पूरे ये है ना, एस्टेरॉइड के बाद में शुक्र ग्रह के बाद में, शुक्र ग्रह जो उसके बाद में आने वाले जो 4 ग्रह है, वो सारे के सारे गैसीय है, इसलिए इसको गैसीय ग्रह भी का दर्जा मिला है। और इसमें जो आणविक हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोजन और आणविक हाइड्रोजन में अलग अलग फर्क है। हाइड्रोजन तो H होती है, लेकिन आणविक का मतलब H2। यहाँ पर H2 जो पाई जाती है वो 96.3% पाई जाती है, और बची हुई मात्रा में लगभग हीलियम, बाकी छोटी मोटी है। तो गैसों का मात्रा पाई जाती है यहाँ पर, तो हीलियम है वो 3.25 है। तो सबसे ज्यादा कौन से होते हैं? आणविक हाइड्रोजन, H2, H नहीं। बात करें यहाँ टेम्परेचर की, तो जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी तो टेम्परेचर तो कम होता जाएगा। तो शनि पे जो टेम्परेचर है वो माइनस में क्या है? 185 अप्रोक्सीमेट बताया है यहाँ पर, तो 185 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर ठंडी काफी ज्यादा है। राइट, ये ठंडा ग्रह है। लेकिन इससे भी ज्यादा है आगे अरुण और वरुण। तो ये जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, ये टेम्परेचर और नीचे चलता जाएगा। बात करें एकमात्र ग्रह है जिसके पास वलय पाई जाती है। ध्यान रखना, आप इस पर जब इसको सौरमंडल में खुली आंखों से देख सकते हैं, इस पर एक वलय पाई जाती है, इसके चारों तरफ रिंग नुमा घूमती है, और वो रिंग की आपसे कलर पूछ सकता है, उसका ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सौरमंडल में किस ग्रह पर रिंग नुमा आकृति पाई जाती है, तो वो आपका क्या है? इसका मतलब शनि। एकमात्र ग्रह जिसमें वलय पाई जाती है, ये जो वलय होती है ना, वो लाल रंग की होती है और पराबैंगनी टाइप की होती है। तो आपसे रंग पूछे तो लाल और पराबैंगनी, और ये टोटल कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, और इसमें जो 2 जगह खाली स्थान होता है, वो तो 2 रिक्त स्थान होते हैं, बाकी की वलय कितनी होती है? इसमें 12 होती है। जिस प्रकार से इंद्रधनुष 7 रंगों से तैयार होता है, उसी प्रकार ये वलय कितने रंगों से तैयार बनी हुई है? 12 से बनी है, और ये 2 रंगों में मिली हुई होती है, लाल और पराबैंगनी। राइट, तो उम्मीद करता हूं ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं इधर इसकी स्थिति। तो सौरमंडल का छठा ये सबसे ग्रह है, नंबर 2 पर आता है अपने आकार और द्रव्यमान के हिसाब से, और वैसी स्थिति के हिसाब से ये नंबर पे आता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये जो मैंने क्रम लिखा है वो सीरीज लिखा है, और इन सभी को पृथ्वी से हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको पृथ्वी से अपन टेलीस्कोप की सहायता से इनको देख सकते हैं, कुछ स्पेशल दिनों में, स्पेशल केसेस में। तो ठीक है, तो बुध आपसे ये पूछे कि किन को खुली आंखों से देख सकते हैं, तो आपसे ये है बुध, शुक्र, आपका पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। अरुण और वरुण को अपन नहीं देख सकते, ये काफी दूरी पर होते हैं। राइट, तो इनको अपन अपनी एक विशेष देख के दिन अपन इसको देख सकते हैं। तो और ध्यान रखना, आपकी स्थिति पूछे तो 6ठे नंबर पे आती है। राइट, बृहस्पति और अरुण के बीच में आता है ये, तो ये भी आप अच्छे से इसको याद करना। तो शनि को लेकर मैं आपको काफी अच्छे पॉइंट बता दिए, तो इनको अच्छे से आप क्या कर लेना? कॉपी में नोट कर लेना। फिर रिपीट करता हूं, सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो गैनीमीड है, और नंबर 2 पर है तो वो टाइटन है, और जो कि इसी के पास है, किसके पास? शनि के पास है। और शनि जो राउंड करता है वो पश्चिम से किधर करता है? पूर्व की ओर करता है, और इसके पास एक वलय पाई जाती है, और वो वलय होती है लाल और पराबैंगनी टाइप की। राइट, आगे चलते हैं। आगे है अपने पास अरुण।
अरुण से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सौरमंडल का ये जो है 7वें नंबर पे आने वाला आपका उपग्रह है, और पीछे से देखा जाए तो दूसरे नंबर पे है, राइट। तो सौरमंडल के आकार के अनुसार तो ये सबसे मैंने बताया था आकार के हिसाब से तो तीसरा है, अगर द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए तो ये कितने नंबर पे जाएगा, चौथे नंबर पे चला जाएगा, राइट है। ये अच्छे से आप नोट कर लेना इस बात को। मजे की बात क्या है, जिस प्रकार से शुक्र ग्रह पूरे सौरमंडल के परिवार में उल्टा चलता है, जैसे वो उल्टा कैसे घूमता है, वो पूर्व से किधर घूमता है, पश्चिम की ओर। जैसे पृथ्वी किधर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो शुक्र ग्रह चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जाहिर सी बात है वहां जो सूर्योदय होगा, वो सूर्यास्त होगा, वो उल्टी दिशाओं में होगा। मतलब ये जो चक्कर लगाते हैं वो उल्टे लगाते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम। जिस प्रकार से शुक्र लगाता है वैसे कौन लगाता है, आपका अरुण ग्रह लगाता है। तो अरुण में भी जो सूर्योदय और सूर्यास्त होंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त होंगे, वो अलग अलग टाइम पर होंगे। जिस प्रकार से अपने यहाँ सुबह सूर्यास्त का समय होता है, तो वहां पर ये अपने सूर्योदय के समय जो पूर्व होता है, पूर्व दिशा होती है, उधर किधर होगी, पश्चिम होगी। कुल मिलाकर सिंपल सी भाषा में यह है कि जैसा पृथ्वी पर होता है उसका अपोजिट देखने को मिलेगा, किस पर, शुक्र और अरुण पर, क्योंकि ये भाई साहब दोनों अपोजिट चलते हैं, पूर्व से किधर की ओर, पश्चिम की ओर। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि सूर्यास्त किधर होता है, इधर पूर्व दिशा में, जबकि अपने यहाँ किधर होता है, पश्चिम में होता है। और सूर्योदय किधर होगा, इधर पश्चिम में, तो अपने यहाँ किधर होता है, पूर्व में। तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो दो ही अपने ग्रह हैं, प्लेनेट्स है, जो कि क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, जो कि एक तो आपका शुक्र ग्रह और एक कौन सा ग्रह, अरुण ग्रह। तो राइट, ये अच्छे से आप दिमाग में बैठा लेना। इसके प्राकृतिक जो उपग्रह है वो 26 है, एक अपडेट कर दिया गया, 27 भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसकी अभी रिपोर्ट मतलब डाली नहीं गई है। अगर आपको कंपटीशन में 27 भी मिले तो वो भी सही आंसर होगा। तो इसकी कितनी है, 26। इनको इतनी गहराई से नहीं पूछते हैं। आगे चलते हैं। इसकी जो खोज की थी वो विलियम हर्शेल ने की थी, ये भी आप इसको थोड़ा सा याद रखना। और सबसे ठंडा ग्रह का दर्जा मिला, इसके बाद में भी अगला ठंडा ग्रह ही है, और इसका जो टेम्परेचर वो आपको याद रखना, माइनस का 224 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये सूर्य से काफी ज्यादा दूरी पर है। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो गैसें पाई जाती है वो भी बर्फ अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसको किसका दर्जा मिला, बर्फ दानव का नाम भी मिला। ये गैसीय ग्रह तो है ही है, साथ साथ में यहाँ पर जो गैस है वो बर्फ की अवस्था में रहती है। पानी तो बर्फ अवस्था में रहेगा, यहाँ गैस बर्फ में रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ा बर्फ दानव ग्रह। अगर आपसे पूछे बर्फ दानव ग्रह कौन सा है, तो ये लास्ट वाले दोनों है, अरुण और वरुण। प्रकृति कैसी होती है इसकी, गैसीय, लेकिन इसमें क्या पाई जाती है, बर्फ। तो बर्फ भी, तो जो गैस है उसकी कैसी प्रकृति होती है, बर्फीय प्रकृति होती है। अगर इसके आप इसको फ्लाइंग वेग की बात करें, एस्केप वेलोसिटी की बात करें, तो कितना होता है, 21.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि पृथ्वी का होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बात करें इसका परिक्रमण काल, वो कितना होता है, 88 वर्ष। ध्यान रखना, 88 डे नहीं है, ये वर्ष है। 88 डे तो दिन, वो तो बुध ग्रह का है, ठीक है। ये वर्ष है, बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा मतलब वरुण के, सबसे ज्यादा तो वरुण का रखता है, लेकिन नंबर 2 सबसे ज्यादा अर्थ का रखने वाला नंबर 2 हुआ है, कौन है, परिक्रमण का रखने वाला वो कौन है, आपका यूरेनस, मतलब अरुण ग्रह है, जिसका कितना है, 84 वर्ष है। ध्यान रखना, 88 दिन जो होता है वो आपका बुध का होता है, मरकरी का होता है। तो उम्मीद करता हूं ये अरुण ग्रह भी आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखना, सौरमंडल में इसको लेटा हुआ ग्रह का भी दर्जा मिला है, क्योंकि ये काफी ज्यादा झुका हुआ है, इसको उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होगी। आगे चलते हैं वरुण के बारे में। वरुण क्या कहता है, देखिए वरुण जो है, ठीक है, जो ग्रह है उसके बारे में, ये सौरमंडल का 8वां और अंतिम ग्रह है, सौरमंडल का 8वां अंतिम ग्रह है। और ध्यान रखना, आकार के हिसाब से देखा जाए तो चौथा, और द्रव्यमान के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी परिक्रमा जैसे बाकी ग्रह करते हैं, पृथ्वी की जैसे होता है, पश्चिम से किधर होते हैं, पूर्व की ओर। एक और चीज बताऊं, इनके जितने भी उपग्रह होते हैं ये खुद गैसीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनके उपग्रह जो पाए गए हैं वो ठोस प्रकृति के पाए गए हैं। इनका परिक्रमण काल, यही क्वेश्चन यहाँ से पुट अप किया जाता है। सौरमंडल में सबसे ज्यादा परिक्रमण काल रखने वाला होता है, वो होता है वरुण। परिक्रमण काल का मतलब होता है, जैसे ये सूर्य होता है, ये इसके चारों ओर क्या लगाएगा, चक्कर। तो बुध सबसे नजदीक है, तो इसको सबसे कम लगता है बुध को। और ये जो वरुण है ये सबसे ज्यादा दूरी पर होता है, इसलिए इसको सबसे ज्यादा समय लगेगा। तो सबसे कम तो लगेगा बुध को, और सबसे ज्यादा किसको लगेगा, वरुण को लगेगा। तो आप ये बात भी अच्छे से याद रखना। एस्केप वेलोसिटी पूछ सकते हैं, वो कितनी होती है इसकी, आपका 23.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस पे इतना जोर देने की जरूरत नहीं है, केवल आपको 2 का याद रखना है, एक तो पृथ्वी का और एक बृहस्पति का, जो कि लगभग 60 किलोमीटर प्रति सेकंड है बृहस्पति का, और पृथ्वी का कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है।
बात करते हैं इसको, इस पे जो जो इसका जो रंग होता है हरा प्रकाश को जनरेट करता है, तो यहाँ पर मीथेन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, हरा रंग होता है। ठीक है, तो मीथेन का जो जैसे गैस का रंग होता है उसी प्रकार से यहाँ पर रंग है, तो इसका हरा रंग होता है। हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह पूछे तो आपको वरुण ही बताना है। खोज करने वाले पर आप थोड़ा सा ये नाम याद रखना, जॉन गले और अर्बर्ट ले वेरियर है, तो ये आप अच्छे से याद रखना इसकी खोज करता। बात करें, वही मैंने कहा था कि बर्फ दानव के नाम से जाने जाते हैं अरुण और वरुण। यहाँ पानी है ना, वो किस अवस्था में मिलती है, बर्फ वो तो है ही है। यहाँ इसके अतिरिक्त यहाँ अमोनिया और जो मीथेन गैस है वो भी किसमें पाई जाती है, बर्फीय अवस्था में पाई जाती है। साथ ही पूरे सौर मंडल में अगर सबसे तेज हवा चलती है या आंधियां चलती है तो वो सबसे ज्यादा किसमें देखी गई है, वरुण पर देखी गई है। लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ तेज हवाएं भी चलती है। तो आपसे पूछे तेज आंधी तेज हवा सबसे ज्यादा कौन से ग्रह पर देखने को मिलती है, तो वो वरुण पर देखने को मिलती है। हाँ, एक और नई चीज याद रखना, इसके पास खुद की चंद्रमा है, जैसे अपना चंद्रमा है तो इसके 13 चंद्रमा, इनके चंद्रमा को अपन प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, तो इसके 13 प्राकृतिक उपग्रह है। जहां टाइटेनिया बोलते हैं इसको, वैसे इंग्लिश में टाइटेनिया है क्योंकि टाइटन तो शनि का है, तो टाइटेनिया बोलते हैं, थोड़ा सा इसको टाइटेनिया बोलते हैं। तो इसको कई किताबों में टाइटन भी लिख रखा है, टाइटेनिया भी लिख रखा है। अगर एग्जैक्ट टाइटन पूछे तो शनि है और टाइटेनिया पूछे तो कौन सा है, वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे तो टाइटन तो वैसे शनि का है, लेकिन टाइटेनिया अगर पूछे तो आप इंग्लिश वर्ड को रेफर करना यहाँ पर जब भी, क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, तो इंग्लिश मीडियम को देखते हुए आप यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि टाइटन जो है वो शनि का भी है और टाइटन इसका भी है, तो इसमें टाइटेनिया होता है, राइट। तो प्रकृति इसमें जो इसका प्राकृतिक उपग्रह वो कितने हैं, 13 है, उसमें सबसे बड़ा है वो टाइटेनिया है, सबसे बड़ा इसका उपग्रह है, राइट। तो अच्छे से इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। ध्यान रखना, वरुण और अरुण जो है लास्ट के दो है, ये पूरे के पूरे गैसीय ग्रह है। यहाँ पर गैस बर्फ अवस्था में आई जाती है, इसलिए इसको बर्फ दानव का दर्जा भी मिलता है। वरुण अंतिम ग्रह है, इसलिए सबसे ज्यादा समय जो चक्कर लगाने में लेता है सूर्य के, वो वरुण ही लेता है। ठीक है, तो ये थे अपने टोटल 8 ग्रह। बात करें प्लेटो की, प्लेटो को यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि प्लेटो जो है वो अपने सौरमंडल के परिवार का सदस्य नहीं रहा है, वो 2006 से उसको बाहर कर दिया था एस्ट्रोनॉइट ने। एस्ट्रोनॉइट क्या कहते थे कि कोई भी ग्रह तब ग्रह कहलाएगा जो वो 3 बातों को क्या करेगा, उसको मानेगा। वो 3 ग्रह क्या है, 3 बातें क्या है, जैसे ये सूर्य है, प्लेटो को क्यों नहीं माना गया, क्योंकि प्लेटो के लिए मानने के लिए 3 बातों को उनको वेरीफाई होना था प्लेटो को। पहला शर्त क्या है, कोई भी ग्रह तब ग्रह कहलाता है जब वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाए, चक्कर लगाए, ऐसा प्लेटो करता था, राइट। दूसरा है कि जो भी ग्रह चक्कर लगाए वो आकार गोलाकार हो, थोड़ा अंडाकार चल जाएगा लेकिन गोलाकार हो। प्लेटो के पास ये बात भी सही थी, लेकिन कौन सी बात की वजह से वो बाहर हुआ, वो समझिए कि प्लेटो को कोई भी ग्रह सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसकी अपनी कक्षा होगी, उसकी अपनी कक्षा में क्या लगाएगा, वो चक्कर लगाएगा। यहां जाकर प्लेटो में दिक्कत आई। प्लेटो में क्या होता है, जिसको आप यम ग्रह भी कहते हैं, प्लेटो में क्या होता है कि छोटे छोटे ग्रह देखे गए, छोटे छोटे पिंड देखे गए जो कि उसकी कक्षा में उपस्थित है, इसलिए ये प्लेटो को दर्जा नहीं मिला, क्योंकि उसकी कक्षा में और छोटे छोटे ग्रह देखने को मिले। इसीलिए प्लेटो को, उसको एस्ट्रोनॉइड ने इसको अपनी इस सिस्टम से, इसके परिवार से बाहर कर दिया और प्लेटो को ग्रह न मानकर बोने ग्रह के तौर पर इसका दर्जा दिया गया, और इसलिए 2006 से इसको एस्ट्रोनॉइड ने क्या कर दिया, इस सौरमंडल के परिवार से बाहर कर दिया। इसलिए टोटल पूछे तो 8 ही ग्रह होते हैं और वो वरुण इसमें लास्ट है, राइट है। तो अच्छे से इसको ध्यान रखना कि अपन को प्लेटो को कब बाहर किया था, 2006 से बाहर कर दिया था एस्ट्रोनॉइड ने। आगे चलते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो कि पॉइंट है आप अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। तो बात क्या करते हैं, सबसे पहले हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल है, हेली धूमकेतु का जो आवर्तकाल है वो कितना, मैंने इसमें ये रिप्रेजेंट कर रखा है, देखिए 70 कितना लिख रखा है मैंने, 76 ईयर्स लिख रखा है। इसका मतलब क्या है, देखिए जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, ये काफी किलोमीटर में होते हैं, इसकी लंबाई 1000 किलोमीटर तक जा सकती है इन टुकड़ों की। 1000 किलोमीटर कितना होता है आप उम्मीद लगा सकते हो, इतने बड़े पत्थर घूमते हैं। अगर यहां से कोई टूटकर सूर्य पर गिरता है, पृथ्वी पर गिरता है, अगर पृथ्वी पर गिरता है तो वो तो उल्का पिंड है, अगर टूटकर सूर्य पे गिरता है तो उसको कहते हैं धूमकेतु या पुच्छल तारा। सबसे पहले ये गिरा था 1986 में और इसी का नाम रखा था हेली। ये 76 ईयर में एक बार होता है, तो 76 ईयर इसका आवर्तकाल हुआ। और ये अगला जब गिरेगा तो इसमें जब 76 ईयर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2062 में ये देखने को मिलेगा। इसलिए आपसे ये कहे कि हेली धूमकेतु, पहले तो पूछे कि धूमकेतु का पहला जो था उसका नाम क्या था, हेली, उसका आवर्तकाल कितना है, 76 ईयर्स होता है। ब्लू मून पूछे आपसे क्या है, ब्लू मून का मतलब होता है एक ही महीने में कितनी पूर्णिमा दिखे, 2 पूर्णिमा दिखे, उसको ब्लू मून कहते हैं। मैंने इसको चंद्रमा में आपको अच्छे से समझा दिया था। एक माह
एकमात्र ग्रह जिस पर वल्य पाई जाती है वो वल्य वाला ग्रह कौन सा होता है? अपना शनि होता है। ये सभी को पता है, मैंने अभी बता दिया था। और उनका रंग जो होता है लाल और प्रावेगी टाइप का होता है। अंतरिक्ष में कुल तारामंडल की जो संख्या वो कितनी है? 89 है। ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। ब्रह्मांड का विस्फोटी जो तारा होता है वो है लुब्धक। ये वैल्यू भी आपको याद रखना, नाम याद रखना है। मध्य रात्रि का जो सूर्य नॉर्वे में दिखता है, मध्य रात्रि का सूर्य कहां दिखता है? नॉर्वे में दिखता है। 21 जून को दिखता है। ये आपसे पूछे कि ये क्यों दिखता है, तो सूर्य का ध्रुवीय वर्ग पर, ध्रुवीय स्थिति पर काफी देर तक चमकना इसका कारण माना गया है। तो आपसे ये पूछे कि मध्य रात्रि को सूर्य चमकता है, इसका क्या मतलब है? रात के समय भी सूर्य दिखता है। ये नॉर्वे में देखने को मिलता है और ये 21 जून को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो होता है वो ध्रुवीय पर काफी देर तक बना रहता है। राइट, तो ये थोड़ा सा याद रखना। उत्तरी ध्रुव की जो खोज है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव दोनों है, तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने की थी। और दक्षिण ध्रुव पे जाने वाला जो पहला व्यक्ति था वो एमंडसेन था। ये दोनों आप अच्छे से नोट कर लेना। राइट, आगे चलते हैं। तारों का पश्चिम से ज्यादा दिखाई देने का कारण क्या है? ये पूछा जा सकता है कि सौरमंडल के परिवार में कि जो अपना जो होता है पृथ्वी से देखने पर तारे है ना वो पश्चिम में ज्यादा दिखाई देते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए अपन को पश्चिम में क्या होते हैं? तारे ज्यादा दिखाई देते हैं। राइट, इसका साइंटिफिक रीजन भी मैं समझा दूंगा। फिलहाल तो इतना याद रखना कि पश्चिम से किधर दिखाई देते हैं। पश्चिम में ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये घूर्णन करती है किधर से किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सबसे चमकीला जो तारा है, सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है? इसका साइरस है सौरमंडल में, ये याद रखना आपको। और ये मैं लास्ट वाला पार्ट बता रहा हूं। आकार के अनुसार ग्रहों का जो क्रम होता है, आकार के अनुसार जो ग्रहों का क्रम होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था वो कौन सा होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया था। आकार के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है, ये चार तो आप अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद में आपसे, अगर मैंने आपसे ये बताया था अरुण वरुण के बाद में आपको किसका याद रखना है? ठीक है, तो उसके बाद में पृथ्वी, शुक्र और फिर मंगल और फिर बुध। ये क्रम ये आपको अच्छे से याद रखना है आकार के आधार पर। अगर आपसे द्रव्यमान के आधार पर पूछे तो अरुण वरुण को चेंज करना है। वरुण पहले आ जाएगा और अरुण बाद में आएगा। राइट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये दो बातें अच्छे से नोट कर लेना। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और मंगल और बुध। और बात करें द्रव्यमान के आधार पर तो इतना ही है कि अरुण और वरुण अपना स्थान बदल लेंगे, बाकी चीजें अपनी जगह पर ही रहेगी। तो कुल मिलाकर आकार और द्रव्यमान के आधार पर सबसे बड़ा बात करें तो बृहस्पति है और सबसे छोटा बात करें तो अपना मरकरी यानी बुध ही है। तो थोड़ा सा इनको अच्छे से क्या कर लेना? नोट कर लेना। इसमें कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या करें? शेयर करें। और हाँ, ये पार्ट 1 पार्ट 2 को देखना ना भूले, तभी पार्ट 3 आपको अच्छे से क्या आएगा? समझ में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।